जो एक एज के बाद सबकी लाइफ में आता है, बट आर यू प्रिपेयर फॉर इट? आज आप अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हो, बट क्या आप फ्यूचर में चाहोगे कि आप फाइनेंशियली किसी और पे डिपेंडेंट रहो? आपके रिलेटिव आपको रिटायरमेंट में सपोर्ट करें, ये उनकी अच्छाई है, लेकिन आज आप अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ ना कदम उठाओ, इसमें किसकी गलती है? सो हम अपने रिटायरमेंट के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहें, इसलिए वी हैव डिजाइन्ड 8 मॉड्यूल्स विच आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग अबाउट रिटायरमेंट एंड पेंशन, कंप्लीट गाइड, और आई वुड से ABCD ऑफ कंप्लीट रिटायरमेंट. Hi, my name is Lokesh Tiwari. I'm a co-founder of a startup, Work India. In Work India, we raised 200+ crore का investment by 2023. In this process, I got to learn many things about investment and how this works. Now I'm helping people to start their personal investment journey. So for this 8 modules, I'm going to be your host, mentor, guide. जो भी आप कहना चाहते हो, कह सकते हो. So are you ready? Let's begin. Welcome to the first module. Let's start with basic question. Pension क्या है? बट पेंशन समझने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड लाइफ कैसे अलग अलग पड़ाव से होते हुए गुजरती है. लाइफ इज कॉम्बिनेशन ऑफ आवर एनर्जी एंड टाइम. इनिशियल फेज ऑफ लाइफ में वी हैव मैक्सिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम टाइम, और वहां से जब हम लाइफ को देखते हैं तो कंप्लीटली डिफरेंट दिखाई देती है, क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा समय और सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है. जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती जाती है, यानी जब हम 40s में आने लगते हैं, टाइम हमारे पास कम होता जाता है, एंड उसी के साथ साथ हमारी एनर्जी भी डाउन होने लगती है और हमारा नज़रिया लाइफ को लेकर के बदलने लगता है. लेकिन जैसे ही हम 60s की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, हमारी एनर्जी और रिड्यूस होने लगती है और हमारे पास समय बहुत कम बचता है. रिस्क लेने की क्षमता हमारे पास घटती जाती है, और ऐसी सिचुएशन में हमें काम आता है हमारी पुरानी कमाई, हमारी पुरानी प्लानिंग, जिसको हम कई बार पेंशन के नाम से भी जानते हैं. लेकिन ये पेंशन कब आती है? जब आपके पास मैक्सिमम टाइम एंड मैक्सिमम एनर्जी था, उस समय आपके जो बेहतर डिसीजन थे वही आपके लिए फ्यूचर में पेंशन बनते हैं. अगर आपके पास आज टाइम एंड एनर्जी है और अगर आप उसका इफेक्टिव यूज आज नहीं कर रहे हो, बिलीव मी, रिटायरमेंट बहुत डैमेजिंग होगी. और इसको समझने के लिए आपको सिर्फ अपने आसपास देखना है और आपको दिखाई देगा कई सारी ऐसे फैमिलीज और लोग हैं जो अपनी रिटायरमेंट में स्ट्रगल कर रहे हैं कि कुछ पैसे कहीं से मिल जाए, और हमें उससे बेहतर सिचुएशन में जाना है. इसलिए वी नीड टू प्लान अवर पेंशन. नाउ द क्वेश्चन इज कि ये पेंशन तो समझ में आ रहा है कि क्यों चाहिए, बट ये मिलता कहां से है, होता कहां से है? क्योंकि अभी तक तो यही सीखा है कि अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो पेंशन मिल जाएगा, अगर डिफेंस में चले जाएंगे तो पेंशन मिल जाएगा, या किसी बहुत बढ़िया MNC कंपनी में मिल जाएंगे तो कुछ पेंशन फंड में डाल देंगे, वहां से कुछ पैसा मिल जाएगा. इसको प्लान भी किया जाता है क्या? आंसर है यस. दैट इज व्हाट द रिटायरमेंट प्लानिंग इज. आप चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे किसी भी सिचुएशन में, यू हैव टू प्लान योर पेंशन. अब तो एक्सेप्ट डिफेंस ऑलमोस्ट सारे सेगमेंट में पेंशन एंड हो चुका है. साल 2004 में केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था OPS को खत्म कर नई पेंशन स्कीम यानी NPS लागू की थी. यानी आप चाहे प्राइवेट में हो, चाहे गवर्नमेंट में हो, यू हैव टू टेक एक्टिव एफर्ट टू प्लान योर पेंशन. इसलिए पेंशन की प्लानिंग बहुत जरूरी है. सबसे पहला चीज है कि ये पता करना कि पेंशन के लिए मुझे जो अमाउंट लगेगा उस वक्त वो कितना लगेगा, पहले उसे पता करना. फिर उसके बाद हम आगे जैसे जैसे मॉड्यूल में बढ़ेंगे, हम ये देखेंगे कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, एवरीथिंग वी विल सी. एंड जब हम रिटायरमेंट एंड पेंशन के बारे में सोचते हैं, उस वक्त सिर्फ हमारे डेली खर्चे नहीं, मेडिकल एक्सपेंसेस भी बहुत होते हैं. और अगर हम आज प्लान नहीं करेंगे तो जो इन्फ्लेशन है, यानी कि जो महंगाई है, आज का आपका 50,000 रुपए का रिक्वायरमेंट आज से 24 साल बाद 2 लाख रुपए पर मंथ लगेगा 6% के इन्फ्लेशन के हिसाब से. ये है इन्फ्लेशन. अगर आज इसे हम प्लान नहीं करेंगे सही तरीके से, तो हम ऑन द स्पॉट उस वक्त जब हम रिटायरमेंट के बहुत करीब होंगे, उस वक्त उसको प्लान करना बहुत मुश्किल होगा.
So understand why pension is important, why your retirement planning is very 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 important. अब आपके माइंड में पहला क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये तो समझ में बहुत सीरियसली आ रहा है कि मैं किसी भी सेगमेंट में हूँ, किसी भी स्टेज पे हूँ, चाहे मैं गवर्नमेंट प्राइवेट कहीं पे भी हूँ, मुझे एक्टिवली अपने पेंशन का, अपने रिटायरमेंट का कंट्रोल लेना होगा, उसको समझना होगा। बट पहला क्वेश्चन है कि सर उस वक्त मेरी रिक्वायरमेंट कितनी हो सकती, क्या ऐसा कोई मेथड है कैलकुलेट करने का? आंसर है यस, वी कैन कैलकुलेट हाउ मच इज इनफ पेंशन, दैट वी आर गोइंग टू सी इन नेक्स्ट मॉड्यूल। हेलो फाइनेंशियल फाइटर्स, वेलकम टू द सेकेंड मॉड्यूल। तो फर्स्ट में हमने देखा कि पेंशन क्यों जरूरी है। नाउ द सेकेंड कि कितना लगेगा। सो इसको समझने के लिए एकदम बेस लाइन की पहले एक्सरसाइज करते हैं एंड देन आई एम गोइंग टू शेयर 2 टूल्स विथ यू जो आपको हेल्प करेंगे इन सारे नंबर्स को कैलकुलेट करने में। तो पहले तो समझते हैं रिटायरमेंट का मीनिंग क्या है। रिटायरमेंट यानी कि ऐसी स्टेज लगभग जहां पे आपकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगभग ओवर हो चुकी होती है, दैट इज वन। सेकेंड, आपकी सारी लाइबिलिटीज मतलब जैसे होम लोन या फिर ये सारी चीजें भी लगभग जो लोन होते हैं वो भी खत्म हो चुके होते हैं। उस वक्त सिर्फ आपको मेनली देखना होता है तो वो आपका और आपके पार्टनर के खर्चे देखने होते हैं, क्योंकि उस वक्त तक लगभग बच्चे भी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अब इसको अगर आपको विजुअलाइज करना है तो आप अपने पेरेंट्स की तरफ एक बार देखिए या अपने आसपास रिलेटिव्स में देखिए, वहाँ पे ज़रूर ऐसी फैमिलीज होंगी जहाँ पे लोग 60s में होंगे, जहाँ पे उनके लगभग सारे लोन खत्म हो चुके होंगे अगर उन्होंने सही प्लान किया होगा सब कुछ, तो उनकी सारी लाइबिलिटीज एक तरीके से खत्म हो चुकी होगी एंड बच्चे भी लगभग इंडिपेंडेंट हो चुके होंगे। अगर ये पेरेंट्स बच्चों के लिए कुछ करते हैं तो दैट इज गुड टू हैव ऑप्शन, बट मेनली इन्हें अपने खर्चे देखने हैं। दैट इज द रिटायरमेंट स्टेज। अब आपको ये विजुअलाइज करना है कि अगर वो दिन आज ही होता आपकी लाइफ में, आप ऐसा सोचो। और अगर आपको अपने बारे में विजुअलाइज नहीं हो रहा है तो सबसे पहले पेरेंट्स के बारे में विजुअलाइज करो कि हाँ, मेरे पेरेंट्स की लाइफ में वो लगभग वो टाइम आ चुका है, तो उनको अगर सिर्फ अपने खर्चे चलाने होते उन्हें कितना खर्चा लगता। दैट नंबर कुड बी 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख। बट बहुत केयरफुल्ली इसको सोचना। इन्फ्लेट आप बहुत नंबर कर दोगे तो फिर आपको रॉन्ग डेट आएगा। बहुत सिंपल तरीके से सोचो कि लेट्स से सारे अगर खर्चे मैनेज कर लिए जाएं, अगर वो बड़े खर्चे ना हो, ये सारी चीज़ें उस वक्त नहीं होंगे। उस वक्त बहुत बेसिक होगा, खाने पीने एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड ये सारी चीज़ें मेंटेन करने के लिए, एंड देन 10,000 बफर। इस तरीके से वो नंबर कुछ भी आ सकता है। लेट्स से आपके केस में वो नंबर आए कि मेरे पेरेंट्स को तो 20,000 लगेगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पर इन नंबर्स को ले रहा हूँ। लेट्स से आपको लगा कि 20,000 तो लगेगा मेरे पेरेंट्स को। दिस इज़ वन नंबर। किसी के केस में आ सकता है कि मेरे पेरेंट्स तो नेटिव में रहते हैं तो उनको तो बहुत कम लगता है 10,000, लेकिन मैं अपनी रिटायरमेंट शहर में देख रहा हूँ। तो आप उसको विजुअलाइज कर लो कि अगर मेरे पेरेंट्स आज आकर के शहर में रहते, कंसिडरिंग उनका घर वर सब कुछ होता, तो कितना खर्चा लगता है। या फिर एक और मेथड है, आप अपने सारे खर्चों को नोट करो एंड उसमें से देखो कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। वो सारी लाइबिलिटीज़ हटाओ क्योंकि रिटायरमेंट तक तो वो ख़त्म हो जाएंगे। एंड उसमें से ये भी देखो कि स्कूल फीस ये सब भी सब हटाओ क्योंकि वो सब भी रिटायरमेंट तक ख़त्म हो जाएंगे। मेनली जो आपका उस वक्त तक खर्चा रहेगा तो सारा खाने पीने का, इलेक्ट्रिसिटी बिल का एंड जो रहन सहन का है उतना ही खर्चा होगा। ठीक है, तो ये मैंने अलग अलग मेथड बताया जिसके बेस पे आपको एक नंबर विजुअलाइज करना है। तो सिंप्लीफाई कर लो, पेरेंट्स को देखो कि भाई पेरेंट्स को कितना लगेगा। लेट्स से नंबर आता है 20,000, देन आप उस नंबर को बढ़ाओ, आइदर डबल इट और इंक्रीज इट बाई 50%। अगर ऑलरेडी आपके पेरेंट्स एडवांस लाइफ जी रहे हैं तो आप उसको थोड़ा सा बढ़ाओ। अगर पेरेंट्स बहुत नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं तो उसको डबल कर लो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए भी यहाँ से चालू करते हैं कि लेट्स से आपके पेरेंट्स को लगता है टोटल 20,000 पर मंथ, तो आप उसको डबल कर लो कि आज अगर मेरी रिटायरमेंट होती तो मुझे लगता 40,000। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा मैंने बताया कि ऑलरेडी आप लिख करके भी देख सकते हो। इससे आपको एक नंबर मिला, बेसिक नंबर, बट ये नंबर तो आज का है। अब नाउ द क्वेश्चन इज फ्यूचर में कितना लगेगा। सो अब आपको नोट करनी है आपकी एज। मान के चलते हैं कि अभी आपकी एज है 35, तो रिटायरमेंट, ऑफिशियल रिटायरमेंट जो है वो होगा आपका 60 में, यानी कि हमारे पास है टोटल 25 ईयर्स। तो अब हम इस डेटा को फीड करेंगे। फीड कहाँ पे करेंगे? इस शीट में।
यहाँ पे हम लिखने वाले हैं कि पेंशन पर मंथ नीडेड टुडे, यानी कि इन 2024-25 में, ठीक है। देन मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ लेट्स से 40,000। उसके बाद मैं इन्फ्लेशन लगाऊंगा कि फ्यूचर का इन्फ्लेशन कितना मान के चल रहा हूँ। अगर आप पिछले 10-20 सालों का इन्फ्लेशन देखोगे एवरेज 6% का है। अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग रहता है, बट अभी आपको यहाँ पे एक एवरेज से हम चालू कर सकते हैं 6%। एंड हमारे पास रिटायरमेंट के लिए कितना साल पेंडिंग है, क्योंकि अभी करंट एज हमने मानी अपनी 35, तो हमारे पास टोटल है 25 साल, है ना। अच्छा, बाय द वे इस शीट में जो भी आपको एडिट करना है सिर्फ वाइट सेल्स एडिट करने हैं, बाकी जो कलरफुल सेल्स हैं आइदर वो हेडर हैं या फिर वो ऑटो कैलकुलेट होकर के आते हैं। सो अब हमारे पास डेटा यहाँ पे आ जाएगा। डेटा में क्या आ गया, तो पेंशन पर मंथ नीडेड एट 60 एज इज 1,71,000। अब आपको मालूम पड़ गया कि आज का 40,000 मेरा उस वक्त 1,71,000 लगने वाला है। एंड इसी को ईयरली में अगर कैलकुलेट करें तो मल्टीप्लाइड बाय 12, यानी लगभग 20,60,000 रुपया लगेगा। नाउ अब एक यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ये जो 20,21 लाख रुपया मुझे चाहिए उस वक्त सालाना एवरी ईयर चाहिए, जो ये कहाँ से आएगा। तो मान के चलते हैं कि चलो उस वक्त तक या तो हम कोई एसेट क्रिएट करेंगे जो हमें इतना बना करके देगा, कुछ तो हमें करना होगा ना, तो ही तो हमें 21 लाख रुपया उस वक्त आएगा। तो उसके लिए अभी के लिए एकदम बेसिक एग्जाम्पल से चालू करते हैं। ऑफकोर्स वो हम करेंगे नहीं, बट बेसिक एग्जाम्पल से चालू करते हैं। लेट्स से हम सिर्फ फिक्स डिपॉजिट करेंगे। तो फिक्स डिपॉजिट पे आज जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है एवरेज 6% का है। ऑफकोर्स इसमें थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम होते रहता है, 6% मान के चलते हैं। आज मैं अगर 1 करोड़ रुपया डिपॉजिट कर दूँ आज के हिसाब से 6% के रन रेट पे, 1 करोड़ पे 6% यानी 6 लाख रुपया मुझे सालाना मिलेगा। वैसे ही अगर मुझे 21 लाख चाहिए हो तो इसका मतलब है 3 करोड़ से ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि 3 करोड़ पे 6 3 18 यानी 18 लाख तो बन जाएगा। चाहिए मुझे 21 यानी लगभग 3.5 करोड़ रखना होगा। लेकिन आपको भी ये मैथ करना नहीं है, ये सिंपल आपको इसी शीट में जाना है और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि मुझे पेंशन पर मंथ 1,71,000 अगर चाहिए और ये पेंशन 6% पे चाहिए। अगेन देखो मैंने यहाँ पे वाइट सेल्स को ही एडिट किया, तो इसके बेस पे नंबर निकल के आया कि आपको 3 करोड़ 43 लाख रुपए इकट्ठा करने हैं। और ये कितने टाइम में इकट्ठा करने हैं? 25 ईयर्स में। आपके केस में ये 25 ईयर, किसी की केस में अलग अलग, लोगों के केस में अलग अलग नंबर होगा। अब आपको मालूम पड़ गया कि आपको रिटायरमेंट के लिए चाहिए लगभग 3.5 करोड़ रुपया। ठीक है, इसीलिए मैं ये कह रहा था कि इन नंबर्स को बहुत इन्फ्लेट करके मत लिखना कि मुझे तो 2 लाख रुपया महीना हो चाहिए। आज के हिसाब से आपको सोचना है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड नंबर अपने आप ये शीट कैलकुलेट करेगी। ठीक, नाउ द क्वेश्चन इज कि चलो सर मुझे ये तो मालूम पड़ गया कि लगभग 2 करोड़ 3 करोड़, यहाँ पे मैं छोटे नंबर से थोड़ा कैलकुलेट करता हूँ। लेट्स से 20,000 किसी को चाहिए, तो 25 साल बाद यही 20,000 यानी 85,000 पर मंथ उसको लगेगा, विच इज़ इक्विवेलेंट टू लगभग 10.5 लाख रुपया सालाना। अब 10.5 लाख रुपया अगर मुझे सालाना चाहिए हो 6% के रन रेट पे, यानी कि मुझे 85,000 पर मंथ अगर चाहिए हो 6% के रेट पे, तो मुझे लगेगा लगभग 1.71 करोड़ रुपीस। नंबर समझ में आ गया थोड़ा सा? नाउ द नेक्स्ट पार्ट कि सर ये 1.71 करोड़ इतना लगेगा, ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि अगर इतना कॉर्पस बना लो तो रिटायरमेंट एकदम बहुत बढ़िया सेट है, इससे तो मेरा रिटायरमेंट का पैसा आता ही रहेगा, प्लस ये बेस अमाउंट भी मेरे पास सेफ रहेगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि इसको बनाने के लिए मैं इन्वेस्ट कितना करूं? उसके लिए भी आपको सिर्फ इसी शीट को रेफर करना है और थोड़ा सा नीचे जाना है, यानी कि कैलकुलेट मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट फॉर पेंशन। मान लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरे पास कुछ भी नहीं है, 0 है, और मुझे चाहिए 1.71 करोड़ रुपीस, और मान लो मैं पैसे को ग्रो कर सकता हूँ 9.5% से या 8% से या 10% से। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे मैं इस एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। लेट्स से 9.5% से मैं ग्रो कर सकता हूँ या सिर्फ 9% से ग्रो कर सकता हूँ। मान लो मेरा पैसा जो मैं इन्वेस्ट करूँगा वो 9% से ग्रो करेगा, एंड मेरे पास समय है 25 साल। तो इसका मतलब है मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए 15,200 रुपया पर मंथ।
बेसिक आपको समझ में आई है पूरा प्रोसेस कि हमने एकदम बेस लाइन से चालू किया कि कितना पेंशन चाहिए और आज मैं कितना जोड़ता जाऊं कि मेरा पेंशन उस वक्त के लिए तैयार हो जाए। सो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जो हमने पूरा प्रोसेस लिया, अगर मुझे मेरे 60 की एज में 85,000 पर मंथ का पेंशन चाहिए 25 साल बाद, तो आज मुझे 15,000 रुपया पर मंथ अगर मैं इन्वेस्ट करूं 25 ईयर्स के लिए और मुझे 9% का रिटर्न भी बन जाए तो भी मेरी रिटायरमेंट लाइफ सेट है। अब ये नंबर जब आप खुद कैलकुलेट करोगे, शीट इसी वीडियो के नीचे आपको मिलेगा। आपको शीट में जाना है, ओपन करना है एंड फाइल पे क्लिक करके मेक अ कॉपी करना है। नोट दिस पॉइंट, मेक अ कॉपी करना है, ठीक है। इसका कॉपी करना है क्योंकि इसमें आप एडिट करने जाओगे तो ये एडिट होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल शीट है। बहुत सारे स्टूडेंट इस शीट का कॉपी बना कर उसमें एडिट करेंगे, है ना। अगर एडिटिंग अलाउ कर देंगे तो सब लोग एक ही शीट में एडिट करेंगे तो सही एडिट नहीं होगा, इसलिए आपको इसकी कॉपी बनानी है। एंड अगर आपको डायरेक्ट डाउनलोड वहाँ ऑप्शन मिल रहा है तो आप डायरेक्ट डाउनलोड करके फिर अपने लैपटॉप पे एडिट कर ही सकते हो, फिर तो कोई इशू ही नहीं है। सो इस तरीके से आपको नंबर्स पहले पता लगते हैं। अब यहाँ पे एक कैच है। कैच क्या है? कई बार जो एक मिस्टेक करते हैं लोग, जब प्लानिंग करते हैं तो ऐसा लिखते हैं कि आज के दिन में ही मुझे 80,000 रुपया पर मंथ चाहिए। अगर जेन्युइनली चाहिए तो ग्रेट, तो पक्का लिखो। लेकिन ऐसा इन्फ्लेटेड नंबर लिखोगे और आज का 80,000 25 साल बाद यानी 3.5 लाख रुपया महीना होगा, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 42 लाख रुपीज़ ईयरली। और ये अगर मुझे 3.5 लाख रुपया महीना पेंशन चाहिए तो मुझे बनाना होगा लगभग 7 करोड़ का कॉर्पस। एंड 7 करोड़ का कॉर्पस अगर मैं 9.5% पे बनाना चाहता हूँ 25 साल में, तो मुझे 55,000 रुपया महीना इन्वेस्ट करना होगा। ये कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं है, लेकिन कई बार इस 55,000 को देख करके हमारा माइंड डर जाता है कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा है। भाई रिक्वायरमेंट भी तो वैसी है, लेकिन जब आपका माइंड, अगर आप में से किसी को ऐसा लग रहा है कि तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो भी इससे डरना नहीं है। क्यों? आप 55 से नहीं चालू कर सकते, कोई बात नहीं, आप जिससे चालू कर सकते हैं उससे तो हिम्मत बांधिए। एंड धीरे धीरे जब आपको ग्रोथ दिखाई देगी, आप अपने आप उसको बढ़ाओगे। आज जो हमारी स्थिति है, ज़रूरी थोड़ी है कि अगले साल भी वैसे ही होगे, उसमें तो इम्प्रूवमेंट होता है। लेकिन ये क्यों इम्प्रूवमेंट होगा? जब आप कॉन्शियस रहोगे कि मुझे अपने रिटायरमेंट को फिक्स करना है, तो आप अपनी ग्रोथ को चेक करोगे कि भाई मेरी ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप जानते ही नहीं रहोगे अपना नंबर, तो आप इस डायरेक्शन में कभी बढ़ोगे ही नहीं, ठीक है। सो नंबर जो भी है उसे नोट करना है, बट आप जिससे भी चालू कर सकते हो वहाँ से आप चालू करो। सो ये एक्सेल शीट का मेथड तो आपने सीख लिया। नाउ मैं एक और मेथड आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा देखने में, बट वो भी जस्ट मैं जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ। ये एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट है, एनपीएस कैलकुलेटर, है ना। यहाँ पे भी आप ऑप्शंस चूज़ कर सकते हो, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट। अब यहाँ पे कई बार आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन आएंगे कि ये मैं कौन से वाले में हूँ। तो अभी तो ज़्यादातर हम लोग नॉन गवर्नमेंट हैं। देन स्कीम अवेलेबल, अब ये नाम देखते ही पहला कन्फ्यूजन आएगा, ठीक है। ये हम आगे कवर करेंगे, बट अभी के लिए जस्ट एक चूज़ कर लेते हैं, कुछ भी चूज़ कर लेते हैं। अभी के लिए मान के चलो कि भाई मुझे कुछ नहीं पता, एक चूज़ करता हूँ, ठीक। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके बेस पे ये भी डेट कैलकुलेट करेगा। एनपीएस टीयर 1, अब टीयर 1 टीयर 2 का कन्फ्यूजन आएगा, अभी के लिए बस डाल दो। आगे ये सब हम आगे इस मॉड्यूल में कवर करने वाले हैं, बट ये एक तरह का कैलकुलेटर है। जैसे मान के चलते हैं, मैं अपना यहाँ पे आपको एक बार कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ 2006 ही है, ठीक है। एंड एग्जिस्टिंग एनपीएस में कुछ भी पैसा नहीं है और मैं 5,000 रुपया कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ पर मंथ, ठीक है। और मैं इसको 60 की एज तक ही कंट्रीब्यूट करूँगा, ठीक है। 75 तक नहीं, 60 तक कंट्रीब्यूट करूँगा। एंड आफ्टर रिटायरमेंट आई वांट टू डिफर माय विड्रॉल टिल एज 60, ठीक है, 60 ही रहने देते हैं। एनुअल इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन, मैं अपने कंट्रीब्यूशन में 5% से बढ़ाता भी जाऊँगा। एंड जो एन्यूटी होगा उसमें मैं पूरे 100% से लूँगा। इसमें से कई, मैं फिर बता रहा हूँ, आपको कुछ हो सकता है टर्मिनोलॉजी ना समझ में आए, बट अभी के लिए जैसे इसको करके देखते हैं, ठीक है। मैं आपको ये टूल बस सिखा दे रहा हूँ, बाकी जैसे आप ये पूरा मॉड्यूल्स देख लेंगे बाद में आपको ये सारे टर्मिनोलॉजी यहाँ पे भी समझ में आने लगेंगे। इसलिए हमने वो शीट बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बनाई है। सो मान लो आप पूरा एन्यूटी जो है वो 100% यानी पूरे पैसे को पेंशन में बाद में कन्वर्ट करना चाहते हो,
एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो आपका एन्यूटी रहेगा यानी जो पेंशन मिलेगी वो 6% से मिलेगी। इसको सीधा कैलकुलेट करता हूँ। अगर ऐसा कोई करता है 2006 में अगर वो पैदा हुआ है तो अभी 2024-25 के हिसाब से देखें तो ही इज़ जस्ट 18 ईयर्स एंड उसको कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत लंबा टाइम है। तो ऐसे केस में उसको जब 60 की एज में पेंशन बनेगी वो बनेगी लगभग 2,36,000 रुपया। 2,36,000 पर मंथ की उसकी पेंशन बनेगी। यानी टोटल इन्वेस्टमेंट होगा उसका 81 लाख इस 40 ईयर्स में। टोटल उसका जो कॉर्पस बनेगा वो बनेगा 4,70,00,000 और इसके बेस पे उसको जो पेंशन मिलेगी वो मिलेगी 2,36,000। तो इस तरीके से भी कैलकुलेशन यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न लिया है वो लिया है 9% का। तो ये भी एक टूल है, इसका भी लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। बट लेट मी अगेन रिपीट इट, अगर इसमें से काफ़ी पैरामीटर नहीं समझ में आए हैं दैट्स ओके। जैसे आप ये सारे मॉड्यूल ख़त्म करोगे अपने आप यहाँ पे सारे पैरामीटर आपको समझ में आ जाएंगे। बेस्ट वे टू कैलकुलेट, जो शीट हमने शेयर की है इसके थ्रू आप कैलकुलेट करिए कि मुझे कितना कॉर्पस चाहिए होगा फ्यूचर में मेरे पर मंथ पेंशन के लिए एंड उसके लिए मुझे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। सिंपल। अब एक बहुत लॉजिकल क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये तो समझ में आ जाएगा इससे कि कितना पेंशन मुझे चाहिए होगा एंड कितना मुझे कॉर्पस चाहिए होगा, यानी कितना मुझे पैसा इकट्ठा करना है। बट इसको इन्वेस्ट कहाँ करना है, बेस्ट वे कहाँ पे है, वो सारी चीज़ें भी मुझे जाननी है। तो वो सारा सेगमेंट हम कवर करेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में। बट बिफोर वी मूव टू नेक्स्ट मॉड्यूल आई रिक्वेस्ट यू कि इस वीडियो के नीचे आपको शीट मिल जाएगी। फर्स्ट ओपन द शीट, मेक अ कॉपी एंड उसमें आप पूरा कैलकुलेट करके पहले अपना नंबर निकालिए एंड उस नंबर को नोटबुक में नोट करिए। देन स्टार्ट द नेक्स्ट मॉड्यूल, क्योंकि अब आपको क्लियर होगा कि मुझे इतना पेंशन तो चाहिए। अब उस नज़रिए के साथ आप नेक्स्ट मॉड्यूल देखोगे तो आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। ठीक है, अगर आपने अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लिया है देन let's begin the next module. So welcome to the next module. I hope आपने पिछले मॉड्यूल में अपना पर मंथ पेंशन का रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कर लिया होगा। Now the question is कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। वैसे तो कई सारे ऑप्शंस हैं, कई सारे ऑप्शंस आपने खुद भी सुने होंगे पेंशन के लिए, ये पॉलिसी ले लो वो पॉलिसी ले लो, बट वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इज नेशनल पेंशन स्कीम। सबसे पहले हम इस NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम को समझेंगे। पहले देखते हैं एलिजिबिलिटी, कौन इसमें अकाउंट ओपन कर सकता है। इसमें अकाउंट ओपन करने के लिए आपका इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है। सेकेंड, आपकी एज 18 से 70 के बीच में होनी चाहिए। 18 के पहले अगर आप ओपन करना चाहते हो तो वो NPS वात्सल्य अलग से अवेलेबल है, अभी उसको थोड़ा साइड रखते हैं। एंड 70 के बाद ओपन नहीं होता ये। ठीक, बहुत बेसिक एलिजिबिलिटी है, दैट्स इट, एल्स एवरीवन इज एलिजिबल टू ओपन NPS। पहले डिफेंस के लिए ये नहीं था, अब डिफेंस के लोग भी अगर चाहें तो अपना NPS में अकाउंट तो ओपन कर ही सकते हैं, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है। अब ये NPS आया क्यों? वैसे तो गवर्नमेंट जॉब की इतनी क्रेज थी उसका कोई हिसाब ही नहीं, और उसमें से एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन क्रेज का था पेंशन। सरकारी नौकरी है नहीं प्राइवेट, मेरा होने वाला दामाद सरकारी नौकरी में होना चाहिए, सरकारी नौकरी ही चाहिए। सिक्योरिटी, तो इसको हटाने के लिए गवर्नमेंट ने एक पेंशन स्कीम तैयार की 2004 में। साल 2004 में केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था OPS को खत्म कर नई पेंशन स्कीम यानी NPS लागू की थी, और इसके लिए अपॉइंट किया गया PFRDA यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। PFRDA जो है वो पूरे पेंशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को मैनेज करती है। अभी आर्किटेक्चर अगर आपको समझ गया तो आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि कहाँ पे आपका पैसा जाता है, क्योंकि जब तक आपको क्लियरली NPS नहीं समझेगा आपको इन्वेस्टमेंट करने की हिम्मत कई बार नहीं आती, या फिर हमें लगता है कि ये तो गवर्नमेंट की चीज़ है। ऐसा नहीं होता। 2004 में जब ये NPS आया तब ये कुछ सेगमेंट के लिए अवेलेबल था, बाद में 2009 में इसको सबके लिए अवेलेबल कर दिया गया, यानी प्राइवेट सेगमेंट के लिए भी अवेलेबल कर दिया गया, क्योंकि प्राइवेट सेगमेंट के पास कोई पेंशन की स्कीम नहीं थी।
यानी कि अब चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो, चाहे जो भी हो, अपने पेंशन के लिए अपना अकाउंट ओपन कर सकता है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसको दुनिया भर के ये पॉलिसीज़ वगैरह पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सब कुछ मैनेज होता है PFRDA के थ्रू, यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। सबसे पहले PFRDA का काम समझते हैं। PFRDA का मेन काम क्या है कि ये पूरा जो पेंशन है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो, लोग इसमें आए, जागरूक हों, ये सारी चीज़ें। बट हमें एक ऐसी बॉडी भी और चाहिए जो ये पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन इनको मैनेज भी करे। तो बना एक NPS ट्रस्ट, जो कि ट्रस्ट द्वारा रन किया जाता है, जिसका मेन काम है कि जो NPS के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो प्रॉपरली मैनेज हो। अब NPS ट्रस्ट क्या डायरेक्ट पैसा अपने पास मैनेज करता है? आंसर है नहीं। NPS ट्रस्ट अपने पास डायरेक्ट पैसा मैनेज नहीं करता। NPS ट्रस्ट ने ऐसे 10-11 AMCs यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज अपॉइंट कर रखी हैं जो कि पैसा मैनेज करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख भी सकते हो, LIC, UTI, HDFC, ICICI, कोटक, ये सारे पेंशन को मैनेज करने वाली AMCs यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि पेंशन को मैनेज करते हैं। डायरेक्ट NPS ट्रस्ट ये मैनेज नहीं करता। अब इसी आर्किटेक्चर में एक और पार्ट है कि ठीक है, ये पेंशन को मैनेज तो करती हैं, लेकिन ये जो पेंशन का डेटा होता है ये कौन रखता है? तो इसके लिए हमारे पास है CRA यानी कि सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। वो इन रिकॉर्ड्स को मैनेज करते हैं। और ये जो तीनों CRA हैं, इनका नाम क्या है? CAMS यानी कि कंप्यूटर एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये एक CRA है। देन KFin टेक्नोलॉजीज एंड देन प्रोटीन ई-गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज जो कि है NSDL का प्रोडक्ट। यानी ये 3 CRA है, रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज, जहां से हम अकाउंट ओपन करते हैं। तो आपको एक क्लैरिटी तो अब आ रही होगी थोड़ा सा कि ओके, अगर मुझे अकाउंट ओपन करना है तो इन तीनों में से किसी एक को मुझे सिलेक्ट करके फिर अकाउंट में ओपन करूंगा। एंड AMCs फंड मैनेज करते हैं। ठीक है, अगर आप सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के और भी फीचर पढ़ना चाहते हो तो आप इस वेबसाइट पे आकर के, लिंक पे आकर के पढ़ भी सकते हो। आपको बस मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि आपका पैसा जो आपकी रिटायरमेंट यानी 10, 20, 30 साल के लिए जो अपना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो, यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसा है, पैसा मेरा जाता कहाँ है। नाउ द नेक्स्ट इज़ कि ओके सर, मैं इन AMCs में पैसा डालूंगा। लेट्स से मैंने 20 साल तक पैसा डाला और 60 एज में पहुँच गया, तो उस वक्त क्या ये AMCs मुझे पेंशन देंगी या ये कैसे होगा? ये AMCs का काम सिर्फ आपका फंड मैनेज करना, उसको ग्रो करना है। जो भी ग्रोथ है ये 8, 9, 10% की। लेकिन जैसे आप 60 पहुंचते हो तो आप डिसाइड करते हो कि ठीक है, ये पैसा अब मुझे एन्यूटी में कन्वर्ट करना है। और एन्यूटी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसको एन्यूटी यानी कि पेंशन में बनवा करके देती हैं। वो एक इंश्योरेंस टाइप का हो जाता है ना, क्योंकि अब आपका पैसा ज़रा भी डूबना नहीं चाहिए। आपको जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको पेंशन मिलती रहनी चाहिए। तो वो काम दूसरी कंपनियां करती हैं। एंड व्हेन आई एम सेइंग दूसरी कंपनियां, मतलब इन्हीं कंपनियों के कुछ इनके दूसरे ब्रांच बने हुए हैं। तो यहाँ पे जो आपको ये SBI पेंशन दिख रहा है, ये SBI बैंक नहीं है, SBI का ही एक अलग कंपनी है जो पेंशन मैनेज कर। देखो इन सारी कंपनियों में लगभग आपको पेंशन वर्ड दिखाई देगा। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज कि ये ICICI बैंक वाला बैंक है ना, उसकी ये दूसरी कंपनी है। वैसे ही इन्हीं कंपनियों की पेंशन मैनेजमेंट वाले कंपनियां भी होती हैं, उनको कहते हैं ASP, एन्यूटी सर्विस प्रोवाइडर्स। यहाँ पे आप ये देख सकते हो, फंक्शंस ऑफ ASP, लिस्ट ऑफ ASP यानी एन्यूटी सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं जो वो आपका रिटायरमेंट का पैसा लेकर के आपको फिर कहते हैं कि अब ये जो पैसा है इसके थ्रू हम आपको पेंशन लाइफ लॉन्ग देते रहेंगे। HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो यहाँ पे देखिए 15 है टोटल यहाँ पे। सो अब आपको समझ में आ गया ये पूरा आर्किटेक्चर। तो सब कुछ PFRDA से चालू हुआ, देन NPS ट्रस्ट के बाद है CRA विच इज सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज जो कि 3 हैं, देन AMCs हैं जो कि फंड मैनेज करते हैं और इन तीनों में से किसी एक के पास ही अपना पूरा रिकॉर्ड मैनेज करती हैं, एंड देन ASPs हैं, एन्यूटी सर्विस प्रोवाइडर। इस तरीके से ये पूरा आर्किटेक्चर चलता है।
ठीक है, आपको थोड़ा क्लैरिटी आई कि एनपीएस क्या है। तो हमने इस मॉड्यूल में देखा एलिजिबिलिटी क्या है, कौन अकाउंट ओपन कर सकता है, एंड नेक्स्ट हमने देखा कि एनपीएस कब चालू हुआ, 2004 में। क्यों चालू हुआ, यानी कि गवर्नमेंट को पेंशन अपना जो ऑफलोड करना था, उसको पेंशन पे अपनी डिपेंडेंसी घटानी थी। बाद में 2009 में ये प्राइवेट एंड पब्लिक सबके लिए हो गया, सबको इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपने पेंशन, अपने भविष्य को सिक्योर कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट, अब आपके माइंड में आ रहा होगा, ओके सर मुझे पूरा आर्किटेक्चर समझ में आ गया, बट अगर मुझे अकाउंट ओपन करना है तो क्या ये अकाउंट ओपनिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैं डायरेक्ट जाऊँ वेबसाइट पर अकाउंट ओपन करूँ, या फिर वहाँ पर भी मुझे कुछ अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है? तो आंसर है कि आपको काफ़ी कुछ अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। ये इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, क्योंकि जैसे आप अकाउंट ओपन करने जाओगे बहुत सारे वहाँ पे ऑप्शंस आएंगे, बहुत सारे पैरामीटर्स आएंगे जो आपको सिलेक्ट करने होंगे, एंड उन पैरामीटर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड दैट वी आर गोइंग टू सी इन नेक्स्ट सेगमेंट। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेगमेंट एंड दैट विल गिव यू द क्लैरिटी कि कैसे एनपीएस का अकाउंट प्रॉपरली समझने के बाद ओपन करना है। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच। सो वेलकम बैक टू द चैप्टर 4। अब आपको आर्किटेक्चर के बारे में पूरा क्लैरिटी आ गई है, और इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं डिफरेंट पैरामीटर्स जो एनपीएस अकाउंट ओपन करने के लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ऑनलाइन या इंटरनेट कुछ काम करने के लिए आपको कुछ पैरामीटर समझने जरूरी होते हैं कि भाई यूट्यूब क्या है, वेबसाइट क्या होती है, लिंक क्या होता है, क्लिक क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब आपके लिए इंटरनेट बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल वैसे एनपीएस अकाउंट ओपन करने के लिए आपको काफी सारे पैरामीटर समझने पड़ते हैं, और वो बहुत इजी पैरामीटर्स हैं। एक बार आप इस पूरे वीडियो में बने रहेंगे तो आपको पूरा का पूरा क्लैरिटी आ जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। जब भी कोई ये पेंशन स्कीम के अकाउंट ओपन करते हैं, पहला क्वेश्चन मन में आता है, क्या ये पैसा हम सर निकाल सकते हैं? आंसर है ऑफ कोर्स आप निकाल सकते हो, बट इसमें कुछ कंडीशंस हैं, और ये कंडीशंस डिफाइन होती हैं किस तरह का आप अकाउंट सिलेक्ट कर रहे हो। किस तरह का अकाउंट सिलेक्ट कर रहे हो मतलब, क्योंकि एनपीएस का अकाउंट ओपन करते वक्त आपको दो चॉइसेस मिलती हैं। दो चॉइसेस किस तरह की? चॉइस नंबर 1 कि क्या आप ये पैसा सिर्फ रिटायरमेंट के टाइम पे चाहते हो। इफ योर आंसर इज यस, देन चूज टियर 1। बट इफ योर आंसर इज कि सर मुझे बीच बीच में ना निकालना पड़ सकता है, तो फिर चूज टियर 2। अब माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ऐसे तो सर हर कोई टियर 2 ही चूज करेगा, क्योंकि उसमें तो विड्रॉल अलाउड है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि टियर 2 में ज़्यादा टैक्स बेनिफिट नहीं है। टैक्स बेनिफिट जो एक्चुअल वाला है वो है टियर 1 में ही। अब ये टियर 1 टियर 2 क्या है, इसको ज़रा सा समझते हैं। सबसे पहली बात, जो भी आपका एनपीएस अकाउंट ओपन होगा वो एग्जैक्टली सेम है दोनों के लिए, बस 2 दरवाजे हैं एंटर करने के लिए। अगर आप टियर 1 के रास्ते से एंटर करते हो तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, जो कि हम टैक्स वाले सेगमेंट में देखेंगे किस तरह का टैक्स बेनिफिट हमें मिलता है, चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजीम हो चाहे आप न्यू टैक्स रिजीम में हो। हर टैक्स रिजीम में इसका टैक्स बेनिफिट है। लेकिन अगर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं चाहता तो वो टियर 2 से भी एंटर कर सकता है। एग्जैक्टली अंदर सब कुछ सेम है, इट्स जस्ट 2 वेज। ऐसा क्यों बनाया गया? क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग जोश में आकर के बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट टियर 1 में करना चालू कर देते हैं, एनपीएस में डाल देते हैं पैसा। बहुत पहले ऐसा हो रहा था, और फिर उसके बाद उनको बाद में याद आता है, अरे मुझे तो लिक्विडिटी मेंटेन करनी थी, मुझे तो पैसा चाहिए भी बीच बीच में, तो फिर वो पैसा निकाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं पैसा निकालने को लेकर के। इसीलिए एनपीएस ट्रस्ट ने एक और सेगमेंट चालू किया, विच इज टियर 2। अगर किसी को बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करना ही है तो उनको फिर टियर 2 के थ्रू भी एक रास्ता मिले, सो दैट इफ दे वांट दे कैन विड्रॉ। बाय द वे, अगर आप टियर 1 टियर 2 के बारे में थोड़ा सा पढ़ना भी चाहते हो तो आप यहां पे देख सकते हो टाइप्स ऑफ अकाउंट, टियर 1 अकाउंट, ठीक है, एंड टियर 2 अकाउंट। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट, ठीक है, ऑप्शनल अकाउंट। अगर आप जब आप एनपीएस का अकाउंट ओपन कर रहे होगे तो ऐसा नहीं कि कंपलसरी नहीं है कि टियर 2 करना ही करना है। टियर 1 इज पक्का आपको करना होगा, दिस इज ऑप्शनल, ठीक है। विड्रॉल एज पर एग्जिट रूल्स एंड गाइडलाइंस है विड्रॉल की टियर 1 में, टियर 2 अनरिस्ट्रिक्टेड। एंड मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? 500 रुपीज। 500 रुपीज ओपनिंग के टाइम पे मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन है, और यहां पे सिर्फ 250 रुपये मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन है। मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन पर ईयर, हर साल 1000 रुपया तो कॉन्ट्रीब्यूट करना ही करना है, ठीक है। और यहां पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, यहां पे मतलब टियर 2 में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो यहां पे बहुत ही माइनर चेंजेस है, दोनों एग्जैक्टली सेम है। एक में विड्रॉल अलाउड है, एक में विड्रॉल
नहीं अलाउड है। दैट्स इट, ठीक है। नाउ अब आपको टीयर 1 टीयर 2 की क्लैरिटी आ गई प्रॉपर से? यस। तो जब आप अकाउंट ओपन करोगे टीयर 1 तो फॉर श्योर सिलेक्ट करना है, टीयर 2 इट्स ऑप्शनल, अगर आप कुछ उसमें 1000 रुपया 2000 रुपया डालना चाहते हो इट्स अप टू यू, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सर मैं इसमें अकाउंट में पैसा डालूंगा, मुझे ये भी समझ में आ गया मिनिमम वगैरह क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये पैसा जाता कहाँ है? तो ये पैसा जाता है 4 अलग अलग एसेट क्लासेस हैं। कौन कौन सी? पहली है इक्विटी, जिसको ई से डिनोट करते हैं, ई फॉर इक्विटी। इक्विटी यानी एक तरह से आप समझ लो म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट। देन सी फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स यानी कंपनियों को लोन देना, इस तरीके से आप इसको समझो। एंड देन थर्ड इज जी फॉर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यानी कि पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड में डाला जाता है, ये एएमसीज जो है ये डिसीजन लेती हैं। एंड द फोर्थ वन इज अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, AIF, ठीक है। ये 4 अवेलेबल हैं सेगमेंट्स जहां पे ये पैसा जाता है। अब एक माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर जब मैं अकाउंट ओपन कर रहा हूँ मैं कैसे चूज करूँ इसमें कहाँ पे डालूँ और कितना कितना मैं डालूँ? तो सबसे पहले एक बेसिक गाइडलाइन है। बेसिक गाइडलाइन क्या है? अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैक्सिमम 75% इन्वेस्ट कर सकते हो, बस बचा हुआ 25% आपको इन तीनों में डालना होगा। दैट इज रियलिटी। आप 100% इक्विटी में नहीं डाल सकते। कहां पे? टीयर 1 अकाउंट में। ऐसा क्यों है ये आपको मालूम होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएट होता है, इसीलिए मैक्सिमम 75% अलाउड है। कॉर्पोरेट बॉन्ड में अगर आप चाहो तो 100% डाल सकते हो। अगर आपको लगता है मुझे सारा मेरा पेंशन का पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है तो आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो, बट उसमें रिटर्न थोड़े कम मिलेंगे कंपेयर टू इक्विटी, ठीक है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड में भी आप मैक्सिमम 100% डाल सकते हो। AIF, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, जैसे कोई बहुत बड़ा IT पार्क बन रहा है, वहाँ पे कुछ मॉर्गेज करना है ना, उसके बदले कुछ रेंटल वगैरह या EMI वगैरह चलानी है तो वो AIF में आता है। बट इसमें मैक्सिमम 5% अलाउड है, मैक्सिमम 5%, दैट्स इट। सो इक्विटी में मैक्सिमम 75%, कॉर्पोरेट में पूरा 100% आप डाल सकते हो, गवर्नमेंट में आप पूरा 100% डाल सकते हो, AIF में मैक्सिमम 5% आप डाल सकते हो। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन जो बेसिक गाइडलाइंस है टीयर 1 अकाउंट को लेकर के मैं ये बता रहा हूं। अब एक माइंड में क्वेश्चन आता है, सर इसमें से मैं क्या सिलेक्ट करूंगा और कोई कैसे सिलेक्ट करेगा, ये तो बड़ा एक्टिव वर्क हो जाएगा। तो इसीलिए NPS ने 2 ऑप्शन दे रखे हैं, एक्टिव चॉइस एंड ऑटो। अगर आप चाहते हो एक्टिवली डिसीजन लेना कि मैं कितना किस में डालूं तो आप एक्टिव मोड चूज करो। अगर आप चाहते हो ऑटो मोड कि भाई मेरे हिसाब से आप डिसीजन ले लो तो वो डिसीजन ले लेंगे। इन्होंने ऑटो मोड में 3 सेगमेंट दिए हैं। वन इज LC25। अब यहां पे LC का मतलब है लाइफ साइकिल, 25 का मतलब है इक्विटी में कितना पार्ट रहेगा, जो भी आगे के नंबर्स LC एंड देन आगे का नंबर, जो आगे का नंबर है दैट इज डिफाइनिंग द इक्विटी का पोर्शन, कि इक्विटी का कितना पोर्शन है, बचा हुआ पैसा जो है वो बाकी एसेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो इफ यू आर चूजिंग LC25 दैट मीन्स 25% इक्विटी में जाएगा, बचा हुआ 75% अलग अलग बाकी एसेट क्लासेस में जाएगा। नेक्स्ट इज LC50। अगर आपने LC50 चूज किया यानी 50% इक्विटी में जाएगा एंड बचा हुआ 50% बाकी 3 एसेट क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंड द थर्ड इज LC75। और आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि LC75 का मतलब क्या है। LC75 का मतलब 75% इक्विटी में जाएगा, सिंपल। अब आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, सर जब मैं अकाउंट ओपन करूंगा तो मैं कौन सा चूज करूं? हियर इज वन सिंपल गाइडलाइन। इफ यू आर बिलो 35 तो आप LC75 ले लो, यानी कि 75% इक्विटी वाला पोर्शन आप कर सकते हो। इफ यू आर बिटवीन 35 टू 45 और लेट्स से 50 तो आप LC50 चूज कर सकते हो। एंड इफ यू आर अबव 45 और 50 तो अपने रिस्क के हिसाब से आप LC25 चूज कर सकते हो। अगर आप 55 के ऊपर हो तो मे बी आप पूरा कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट बॉन्ड चूज कर सकते हो। इट्स अप टू यू। एंड आप इसको ऑटो मोड पे डाल सकते हो इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग बाय योरसेल्फ एक्टिवली, कीप इट इन द ऑटो मोड, ठीक है। और मैं आपको स्क्रीन पे भी एक बार दिखा रहा हूं, यहां पे देखिए ये एसेट क्लासेस जो यहां के मेंशन्ड है, E फॉर इक्विटी, C फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड, G फॉर गवर्नमेंट बॉन्ड, A फॉर अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, जैसे यहां पे CMBC है, REITs है, AIF है, इन सारी चीजों में ये पैसा जाता है। परसेंटेज भी यहां पे क्लियरली डिफाइंड है। अब आपको एसेट क्लासेस भी प्रॉपरली समझ में आ गया। नाउ अबाउट द इन्वेस्टमेंट चॉइसेस, यहां पे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया LC75 यानी एग्रेसिव होता है क्योंकि 75% इक्विटी में जाएगा, एंड मॉडरेट यानी LC50 एंड LC25 यानी कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल आप चूज कर सकते हो। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर ये तो आपने बता दिया एसेट क्लासेस, बस किसमें कितना रिटर्न बनता है वो कैसे पता लगेगा, कौन सा हाईएस्ट रिटर्न है
वो मैं कैसे पता करूं? तो अब हम रिटर्न वाला पार्ट भी यहां पे देखेंगे। सो ये हम रिटर्न वाले नंबर्स पे आ गए हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे, देखो यहां पे वैसे तो सबका सेगमेंट बना हुआ है, बट हम टियर 1 ही चेक करेंगे और चालू करते हैं इक्विटी से। सबसे पहली बात, एनपीएस में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, सो डू नॉट सी द डेटा ऑफ शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म नहीं देखना है, क्यों? क्योंकि हम इन्वेस्ट ही लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, ठीक? तो शॉर्ट टर्म डेटा मिसलीडिंग हो सकता है। सो मिनिमम 5 to 7 और 10 ईयर्स तक आप डेटा देखो तो ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है? एक बार 7 ईयर का डेटा देखते हैं, और ये इक्विटी का हम देख रहे हैं। इक्विटी में देखो कितना परसेंट की कंपाउंडिंग है। HDFC इज गिविंग 15+% की कंपाउंडिंग, ICICI इज गिविंग 15+% की कंपाउंडिंग, एंड UTI इज गिविंग 15+% की कंपाउंडिंग लास्ट 7 साल से, विच इज वेरी गुड। इक्विटी वाले पार्ट में 15% से ऊपर की कंपाउंडिंग आपको 3 अलग अलग फंड्स दे रहे हैं। 10 साल का डेटा देखे तो 10 साल में HDFC इज गिविंग 13.5%, ICICI इज गिविंग 13.35% एंड UTI इज गिविंग 13.72%। तो यहां पे विनर जो है वो क्लियरली HDFC एंड UTI है। सिंस इंसेप्शन देख के फायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां पे सिंस इंसेप्शन का मतलब है जो जब से चालू हुआ, तो अब जो 2023 वाले हैं वो तो ज्यादा रिटर्न ही दिखाएंगे ना, क्योंकि लास्ट 4 साल में मार्केट भागा है। तो ये मिसलीडिंग डेटा हो सकता है। तो मिनिमम 10 साल का आप डेटा देखो, आपको एक सेंस आएगा। यहां पे क्लियरली विनर है HDFC, ICICI एंड UTI, ठीक है? HDFC पे मेरा पर्सनली ज्यादा ट्रस्ट है, मैंने खुद भी अपने एनपीएस में HDFC ही लेकर के रखा हुआ है। नाउ ये तो हो गया इक्विटी को लेकर के। अब जरा देखते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड में कौन विनर है, ठीक है? टियर 1 अगेन गवर्नमेंट बॉन्ड। सो स्कीम जी यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड। 7 साल का डेटा अगेन देखते हैं। 7 साल में 8.3 देखो सबका रिटर्न वही सेम है, लगभग 8 साढ़े 8% के आसपास है। LIC इसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है 8.77%, HDFC दे रहा है 8.37। सो HDFC यहाँ पे सेकंड नंबर पे है, थर्ड पे है आदित्य बिरला। 10 साल का देखते हैं ज़रा। 10 साल के डेटा में भी और क्लैरिटी आ जाएगी ना। HDFC 8.45%, LIC इज गिविंग 8.96%, यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड के मामले में LIC इज द विनर, एंड उसके बाद आते हैं HDFC एंड SBI। नाउ द नेक्स्ट, कॉर्पोरेट बॉन्ड भी तो देखना पड़ेगा ना। कॉर्पोरेट बॉन्ड में कौन सबसे ज़्यादा पैसा बना करके दे रहा है? तो पिछले 7 साल में अगर हम डेटा देखें, हाईएस्ट रिटर्न किसने बनाया है? ओके, HDFC इज द विनर। यहाँ पे HDFC ने सबसे ज़्यादा पैसा बनाया है कॉर्पोरेट बॉन्ड में 7 साल में। 10 साल का रिकॉर्ड अगर देखा जाए, अगेन HDFC 8.72%, ICICI 8.61%। सो अगेन HDFC इज द विनर। सो HDFC एक ऐसा ग्रुप है जो कॉर्पोरेट में भी अच्छा कर रहा है, गवर्नमेंट में भी अच्छा कर रहा है, एंड इक्विटी में भी अच्छा कर रहा है, ठीक है? सो ये जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए किस सेगमेंट से मेरा कितना रिटर्न लगभग निकल के आ जाएगा। यहाँ पे अल्टरनेट फंड को लेकर के है क्या कुछ? ओके, अल्टरनेट फंड को लेकर के, अच्छा लास्ट 7 ईयर में अगेन यहाँ पे HDFC विनर है एंड SBI विनर है। ये दोनों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो एनपीएस में, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन भी आएगा फंड हाउस चूज़ करने का। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन से फंड हाउस ने कितना रिटर्न दिया है। एक तो आपको एवरेज समझ में आ रहा है कि भाई देखो 7-8% लगभग मुझे मिलेगा कॉर्पोरेट बॉन्ड या गवर्नमेंट बॉन्ड में या अल्टरनेट फंड्स में, एंड जो इक्विटी में है 12-13% का रिटर्न बन सकता है मेरा। और इस डेटा के हिसाब से आप रिस्पेक्टिव फंड भी चूज कर सकते हो। मुझे अगर डिसीजन लेना हो तो शायद मैं LIC एंड HDFC को प्रेफर करता हूं। ये मैंने खुद के अपने एनपीएस में चूज करके रखा हुआ है। सो नाउ यू हैव क्लैरिटी अबाउट कि कितना रिटर्न बनेगा एंड कौन सबसे अच्छा रिटर्न बना करके दे रहा है। तो जब आप अकाउंट ओपन करोगे तो ये डेटा आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सर इतना सब रिटर्न बना करके ये सब लोग देंगे, कुछ चार्जेस वार्जेस हैं इसमें, या कितने चार्जेस हैं, या कोई बहुत बड़े चार्जेस हैं, या नॉर्मल चार्जेस हैं, क्या है? सो लेट्स सी दैट सेगमेंट ऑल्सो। सो ये हम आ गए चार्जेस के पेज पे। सबसे पहली बात, जो भी आप अकाउंट ओपन करते हो, जैसे कि यहाँ पे प्रोटीन eGov, एंड देन उसके बाद कैम्स CRA एंड देन KFinTech CRA, इसमें से देखो सबसे कम चार्ज जो है KFinTech का है। ये जो है अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे आता है ना, एंड अगर वाया ईमेल ले रहे हो तो उसमें 4 रुपये सबसे कम, इसीलिए हमने अपने आप को KFin के साथ रजिस्टर किया है। लोएस्ट, ऑलमोस्ट लोएस्ट चार्जेस हैं इसके। इवन एनुअल जो मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह है, देखो KCRA का सबसे कम है, 50-60 रुपया यहाँ पे आता है। पर ट्रांजैक्शन चार्ज कुछ 3 रुपया है, ठीक है, वो भी इस KFin का ही सबसे लोएस्ट है। देन उसके बाद जब आप इनिशियल रजिस्ट्रेशन करोगे,
अलग अलग CRA का अलग अलग चार्जेस है, 200-400 रुपये के आसपास रहता है, तो दैट इज़ वन टाइम चार्ज, दैट इज़ ओके। नेक्स्ट इज उसके बाद छोटे मोटे कंट्रीब्यूशन। ये सब चार्जेस इतने छोटे चार्जेस हैं, हम लिंक इस वीडियो के नीचे भी देने के लिए ट्राई करेंगे, आप आके इसको रीड कर सकते हो, बट इज़ लाइक जस्ट ओके, गुड टू हैव ऑप्शन, क्योंकि बहुत छोटे चार्जेस हैं। NPS इज़ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोडक्ट। उल्टा आपको ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा मैसिव वेल्थ बना करके देगा विथ वेरी मिनिमल इंटरवेंशन। आपको ज़्यादा इसमें कुछ इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये चार्जेस बहुत ही नॉर्मल हैं। हाँ, एक पॉइंट याद रखो, अगर आप मिनिमम जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो नहीं कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कुछ यहाँ पे चार्जेस डेफिनेटली लगते हैं, तो मिनिमम 1000 रुपये है वो आप ज़रूर कंट्रीब्यूट करना। सो दिस वाज अबाउट चार्जेस। सो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पे क्या क्या डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिसके बेस पे आप डिसीजन लोगे। तो इस चार्जेस को देख करके आपको समझ में आ गया कि फिनटेक चूज़ करेंगे तो सबसे बढ़िया है। आपको ये भी समझ में आ गया Tier 1 तो ज़रूर चूज़ करना है। आपको ये भी समझ में आ गया एसेट क्लास में इक्विटी में अगर आप ज़्यादा पोर्शन रखोगे तो ज़्यादा रिटर्न बनेगा। आपको ये भी समझ में आ गया कितना रिटर्न बनेगा। आपको ये भी समझ में आ गया कौन सी AMC चूज़ करनी है, HDFC, LIC, ये सब टॉप की AMCs हैं, आप इनको चूज कर सकते हो। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर इसमें मैं अकाउंट तो ओपन करूंगा और डेफिनेटली करूंगा अपने पेंशन के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए ज़रूर मैं स्टेप्स लेने वाला हूं, बट विड्रॉल कैसे कर पाऊंगा? इन बिटवीन विड्रॉ रहा तो क्या मेरा स्टेप होगा? 60 की एज में जब मुझे पैसा मिलेगा उसका मैं क्या करूंगा? कितना विड्रॉ कर सकता हूं? तो वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट मॉड्यूल। आई विल वेट देयर। थैंक यू सो मच। सो वेलकम टू द नेक्स्ट मॉड्यूल, जहां पे हम डिटेल में देखने वाले हैं कि किस तरीके से इसको विड्रॉ किया जा सकता है। सो दो कंडीशंस हम देखेंगे, एक प्री मैच्योर विड्रॉल एंड एक मैच्योरिटी वाला विड्रॉल, की उसको कैसे करना है। सबसे पहले प्री मैच्योरिटी वाला देखते हैं कि सर अगर 60 होने के पहले मुझे 5 साल बाद पैसे की जरूरत पड़ी तो क्या निकालना पॉसिबल है? यस पॉसिबल है, बट बहुत टीडियस है। और याद रखना, हमने शुरू में देखा था Tier 1 अकाउंट में निकालना बहुत टीडियस है और उसी में टैक्स का बेनिफिट है। एंड Tier 2 अकाउंट में यस यू कैन विड्रॉ एनी टाइम। सो हम Tier 2 के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं Tier 1 जो कि मेन पेंशन अकाउंट है। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर आपको NPS से पैसा निकालना है तो सबसे पहले मिनिमम आपका 3 साल कंप्लीट होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करते हुए। लेट्स से आपने आज इन्वेस्टमेंट करना चालू किया, एक पर्टिकुलर ईयर लेते हैं, ईयर 2024 में इन्वेस्ट करना आपने चालू किया और 2026 में आप निकालना चाहते हो तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि 2 साल ही हुआ। आपको मिनिमम 3 साल वहां पे कंप्लीट करना होगा। नाउ द क्वेश्चन इज, सर 3 साल के बाद कितना निकाल पाऊंगा? 25% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ नहीं, योर इन्वेस्टमेंट। जैसे मान लो आपने 3 साल में आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो आपकी इन्वेस्टमेंट का 1 लाख का आप 25% यानी 25,000 रुपया निकाल सकते हो। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज, ऐसा आप सिर्फ 3 बार कर सकते हो पूरे NPS के लाइफ साइकिल में। तो इसमें निकालना जो है वो बहुत टीडियस प्रोसेस है। इसके अलावा कुछ और भी कंडीशंस हैं जिसमें विड्रॉल अलाउड है। ठीक है, सो हियर आर फ्यू सर्कमस्टेंसेस, जैसे आप देख सकते हो, हायर एजुकेशन ऑफ योर चिल्ड्रेन, मैरिज ऑफ योर चिल्ड्रेन, परचेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस, ऐसे ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप ये निकाल सकते हो। एंड द नेक्स्ट इज, देयर आर 14 स्पेसिफिक डिजीजेस कवर्ड फॉर पार्शियल विड्रॉल इंक्लूडिंग अदर क्रिटिकल इलनेस। ये देखो, इतने सारे क्रिटिकल इलनेसेस हैं, इनमें से किसी एक को तो वो निकालना पॉसिबल है। प्रोसेस क्या है? यू कैन सबमिट अ विड्रॉल रिक्वेस्ट अलॉन्ग विद रेलेवेंट डॉक्यूमेंट भेजने पड़ेंगे। अब आप सोचो, इतना टीडियस प्रोसेस है। सो पार्शियल विड्रॉल तो लगभग आप अपने माइंड से निकाल ही दो, क्योंकि आपका मेन पर्पस इस पैसे को पेंशन में कन्वर्ट करना है, विड्रॉल नहीं करना है। अगर आप सच में विड्रॉल के बारे में सोच रहे हो, देन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। ये तो आपका पेंशन का पैसा है ना। आप ये पूरा मॉड्यूल ही देख रहे हो क्योंकि आप अपनी पेंशन बनाना चाहते हो। अगर आप इस पैसे को निकाल लोगे तो पेंशन कैसे बनेगी? तो इसके बारे में, निकालने के बारे में नहीं सोचना है। ऑफ कोर्स सिखाने के लिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, बट ये दैट इज़ द रॉन्ग थिंग कि आप एक तरफ पेंशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर आप बोल रहे हो कि निकालना पड़ा। तो इट्स लाइक सेइंग कि मैं आम का बीज ज़मीन में लगा रहा हूँ, बट अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं निकाल के खा भी लूँगा। अरे खा लोगे तो फिर उसमें पेड़ कैसे आएगा? नहीं आएगा, है ना। पर्पस तो अभी फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए अपने रिटायरमेंट को फिक्स करना है। ठीक है, सो इसलिए विड्रॉल भूल जाओ। उल्टा प्लानिंग इतनी बेहतर करो कि काफ़ी कुछ पैसा आपका म्यूचुअल फंड में भी होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए म्यूचुअल फंड का अलग से मॉड्यूल है, यू कैन गो एंड वॉच दैट मॉड्यूल। ठीक है, सो अब यहाँ तक आपको क्लैरिटी आ गई कि पार्शियल विड्रॉल थोड़ा टीडियस प्रोसेस है, बट यस पॉसिबल है। नाउ द नेक्स्ट,
कि सर मैच्योरिटी पे कैसे क्या होगा। सो मैच्योरिटी पे जैसे आप 60 की एज में पहुंचोगे तो आप क्या पूरा पैसा निकाल सकते हो? आंसर है नहीं। पूरा पैसा निकाल लोगे तो पेंशन कैसे बनेगी? आप खुद ही बताओ। पूरा तो निकाल ही नहीं सकते, बट कितना निकाल सकते हैं? 60% ऑफ योर मनी। ठीक है, अगर आपका टोटल ही 5 लाख के नीचे हुआ है, आपने इतना कम इन्वेस्ट किया कि 60 तक पहुंचते पहुंचते टोटल ही एनपीएस में 5 लाख के नीचे, तो वो पूरा दे देंगे कि भाई पूरा आप ले जाओ, जाने दो। लेकिन अगर वो 5 लाख से ज़्यादा है देन 60% तक आप विड्रॉ कर सकते हो, दैट्स इट। और ये जो 60% आप विड्रॉ करोगे, हियर इज द मैजिक थिंग, सारा पैसा टैक्स फ्री होगा। एंड रिमेनिंग पैसे को आप एन्यूटी में यानी कि पेंशन में कन्वर्ट करते हो। यहाँ तक क्लियर हुआ? सो 60% मैक्सिमम विड्रॉल अलाउड है एंड रिमेनिंग 40% को आपको करना होगा एन्यूटी में कन्वर्ट। क्या सिर्फ 40%? अगर मैं 100% करना चाहूँ एन्यूटी में कन्वर्ट, ऑफकोर्स आप कर सकते हो। मैक्सिमम विड्रॉल अलाउड इज 60%। यहाँ तक क्लियर हो गया पूरा थॉट। एक केस और लेते हैं कि सर मैं 60 की बजाय अगर मैं 65 में पेंशन चाहूँ तो, जैसे बहुत सारे सर्जन्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका जो वर्किंग टाइम है वो 65 तक है, बट वो कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते 60 के बाद, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। आप डिफर कर सकते हो, डिफर इज ऑल्सो अलाउड। आप 65, 70 जब तक चाहे डिफर कर सकते हो। आप 60 तक आपने पे किया, दैट्स ग्रेट। उसके बाद आपको पे नहीं करना, दैट्स ग्रेट। उसको ग्रो होने दो एंड आप पेंशन 65 में चालू करो या 70 में चालू करो। आप जहां से चाहे वहां से इसको चालू कर सकते हो। ठीक है, ये भी क्लैरिटी आ गई कि आप चाहो तो डिफर भी उस वक्त कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर अगर मान लो मैंने 60% निकाल लिया, ठीक है, अगर मुझे केस पड़ा तो मैं निकाल लूंगा, नहीं पड़ा अगर मैंने पूरा ही पेंशन में इसको कन्वर्ट कर दिया तो कितना रिटर्न बनता है? तो नॉर्मली ये एएसपी यानी एन्यूटी सर्विस प्रोवाइडर्स पे डिपेंड करता है। आप जो उस वक्त एन्यूटी सर्विस प्रोवाइडर यानी एएसपी चूज करोगे उस समय आप उनसे डिस्कशन करोगे। जैसे आज के टाइम पे 5-6-7% के आसपास चलता है। इट डिपेंड्स कि आप किस तरह की स्कीम चूज कर रहे हो पेंशन के लिए। तो ये फुल कस्टमाइज्ड है। सबसे पहले तो जब इसको विजुलाइज करो कि 60 में आप पहुंचते हो और आपके पास 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया, आपको मान लो कुछ भी विड्रॉ नहीं करना है, अब आपको पेंशन में कन्वर्ट करना है। तो काफ़ी सारे एएसपीज हैं, एन्यूटी सर्विस प्रोवाइडर। सो ये देखो, एन्यूटी सर्विस प्रोवाइडर कौन है? इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं। यानी ये पैसा अब आप इंश्योरेंस कंपनी को सिलेक्ट करके देते हो, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI, इसमें से जो भी है आप एक चूज़ करोगे, उस वक्त आपको डील पर्टिकुलर मिल जाएगी। ठीक है, मान के चलते 6% पे 1 करोड़ पे अगर आपका डील हो गया, उस पर 6% यानी 6 लाख रुपया, यानी कि मंथली 50,000 रुपये की आपकी पेंशन चालू हो जाएगी। अब एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर अगर मुझे कुछ हो गया, मान लो मुझे 3 साल तक पेंशन मिली, उसके बाद मुझे कुछ हो गया, तो क्या ये मेरा पूरा 1 करोड़ गायब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा? आंसर है नहीं। ये आपके नॉमिनी को मिलता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये डिपेंड करेगा कि आपने किस तरह का एन्यूटी कन्वर्ट किया है। इसमें भी मल्टीपल टाइप है, तो ये भी विड्रॉल का ही पार्ट है। इसको मैं आपको एक बार अभी ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो टोटल 5 टाइप से एन्यूटी विड्रॉल यानी इन्वेस्टमेंट प्लान डिसाइड किए जाते हैं। यानी कि जब आप पेंशन के लिए पहुंचोगे तो उस वक्त किस तरीके से आप पेंशन को प्लान करना चाहते हो, वो यहाँ पे हम डिसीजन लेते हैं। सो सबसे पहला है एन्यूटी फॉर लाइफ। इस केस में यानी कि आपने जो भी पेंशन का प्लान चूज किया है उसमें आपको पेंशन मिलेगी जब तक आप रहोगे लाइफ में, एंड उसके बाद नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा। सो इट्स वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये उनको चूज करना चाहिए जो अकेले हैं और उनके बाद किसी पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। यानी कि जब तक आप रहोगे तब तक पेंशन मिलेगी एंड उसके बाद नॉमिनी को सारा पैसा मिल जाएगा। प्लान 2, एन्यूटी पेबल फॉर लाइफ विथ 100% एन्यूटी पेबल टू स्पाउस ऑन डेथ ऑफ एन्यूटेंट। इसका मतलब क्या है कि जब तक आप रहोगे तब तक आपको पेंशन मिलेगी। अगर आप नहीं हो तो आपके स्पाउस यानी पार्टनर को पेंशन मिलने वाली है, एंड जिस दिन पार्टनर भी नहीं रहेगा तो नॉमिनी को सारा पैसा मिल जाएगा। तो पहले प्लान में क्या था कि सिर्फ आपको मिलेगी एंड उसके बाद नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, आपको, आपके पार्टनर को, एंड देन वो पार्टनर भी अगर नहीं रहा तो फिर नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा। एंड थर्ड प्लान इज एन्यूटी फॉर लाइफ विथ रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस ऑन डेथ। ये भी पहले वाले से थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन इसमें परचेस प्राइस यानी कि एन्यूटी परचेस होती है। जब तक आप रहोगे तब तक आपको पेंशन मिलेगी
एंड अगर आप जिस दिन नहीं हो तो नॉमिनी को जितना आपने परचेस किया है, यानी 50 लाख, 1 करोड़, जो भी आपने उस वक्त डिसाइड किया होगा कि इतना तो मेरे फैमिली को मिल जाना चाहिए, नॉमिनी को मिल जाना चाहिए, उतना नॉमिनी को मिल जाएगा। नाउ द टाइप 4 कि आपको पेंशन मिलने वाला है एंड देन वही पेंशन अगर आप नहीं हो तो आपके स्पाउस को मिलने वाला है, एंड उसके बाद जो भी नॉमिनी है उसको वो वाला अमाउंट मिलेगा जो आपने परचेस किया है। सो यहां पे क्या था, जितना बचा है वो सब मिल जाएगा, यहां पे वो मिलेगा जितना आपने परचेस किया है। आप ज्यादा का भी परचेस करके रख सकते हो, कम का भी परचेस करके रख सकते हो। व्हाट इज द परचेस? आप ये समझ के चलो कि आपका 1 करोड़ का कॉर्पस था एंड उसके 1 करोड़ के कॉर्पस में से आप चाहते हो कि मुझे पेंशन मिलती रहे, मैं नहीं हूं तो मेरे पार्टनर को पेंशन मिलती रहे, एंड अगर हम दोनों नहीं है तो नॉमिनी को सिर्फ 50 लाख मिले। और ऐसा आपने क्यों किया? क्योंकि जो रिमेनिंग 50 लाख है उससे आपने अपनी पेंशन बढ़ा करके रखी होगी। दैट्स हाउ इट वर्क्स। नाउ द 5th एनपीएस फैमिली इनकम, जो कि ये मुझे बहुत ही नीट एंड क्लीन लगता है, यानी जब तक मैं रहूँगा तब तक पेंशन मिलनी चाहिए मुझे, मैं नहीं हूँ तो मेरे पार्टनर को मिलनी चाहिए थ्रू आउट द लाइफ। मेरे पार्टनर की भी डेथ, यानी दोनों की अगर डेथ हो गई तो फिर मेरे मदर को मिलनी चाहिए, सब्सक्राइबर की मदर को मिलनी चाहिए, मदर भी नहीं है तो फादर को मिलनी चाहिए, फादर नहीं है तो फिर ये जो भी नॉमिनी है उनको ये सारा पैसा मिल जाएगा। यानी पूरी फैमिली के लिए आपने व्यवस्था कर दी है। बट अभी आपको इस पे टेंशन लेने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, क्योंकि जब एक्चुअली में एन्युटी के लिए हम पहुंचेंगे तब वहां पे आप इस डिसीजन को लोगे कि उस समय क्या कंडीशंस हैं, कितने लोग हैं फैमिली में, एंड मेनी मोर थिंग्स। ठीक है, आई होप आपको एक क्लैरिटी आ गई होगी कि कितने टाइप के प्लान है। नाउ एक और क्वेश्चन है कि क्या ये जो पैसा मुझे एन्युटी में आएगा यानी पेंशन में आएगा वो टैक्स फ्री होगा क्या? क्योंकि 60% तो टैक्स फ्री है, जो हम 60% निकाल सकते हैं, बट ये जो बचा वो 40% जो हम एन्युटी में कन्वर्ट कर देते हैं, ये जब पेंशन के तौर पे मेरे पास आएगा, क्या वो टैक्स फ्री है? आंसर है नहीं, वो टैक्स फ्री नहीं है। आपकी जो पेंशन है दैट विल बी ट्रीटेड एज ए नॉर्मल इनकम, और जो भी आपका उस वक्त एज पर द इनकम टैक्स स्लैब टैक्स लगेगा वो वहाँ पे लगेगा। सो अब आपको पूरा विड्रॉल के बारे में क्लैरिटी आ गई है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर ये सब करूँगा, कुछ टैक्स वैक्स बेनिफिट है, नहीं है, या क्या है? दैट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट मॉड्यूल, जहाँ पे हम पूरा डिटेल में टैक्स देखेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल सी द अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस ऑल्सो। वैसे आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी आ गई होगी, बट फिर भी हम अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस भी देखेंगे। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट मॉड्यूल। वेलकम टू द टैक्स मॉड्यूल ऑफ एनपीएस, जहां पे हम डिटेल में देखने वाले हैं कि किस तरीके से एनपीएस पे टैक्सेशन लगता है। सबसे पहली बात, 50,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट मिलता है एनपीएस में, चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हो, चाहे आप न्यू टैक्स रिजीम में हो। अगर आप इन 50,000 रुपए पे टैक्स बचाना चाहते हैं तो आप टियर 1 अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं। लेट्स से आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो उस पर 30% आप दे रहे हो टैक्स। इससे अच्छा उसी पैसे को वहीं से पार्क कर दो एनपीएस में, यानी कि आपका 30% टैक्स उस पैसे पे बच गया एंड आपके फ्यूचर के लिए पेंशन जनरेट हो जाएगी, है ना? सो इस तरीके से आप तो बचा ही सकते हो टैक्स में से। क्लियर है? नाउ ये तो हो गया बहुत छोटा पार्ट जो कि सेविंग के थ्रू होता है। इसके अलावा अगर आपकी कंपनी आपके एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूट करती है तो 10% ऑफ योर बेसिक टैक्स फ्री हो सकता है। कई सारी कंपनियां एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करती हैं। अगर आपके अकाउंट में कंट्रीब्यूशन हो रहा है कंपनी की तरफ से 2%, 4%, 5%, आप उस कंट्रीब्यूशन को अप टू 10% तक ले जा सकते हो। 10% ऑफ व्हाट? बेसिक प्लस टीए जो आपको मिलता है। बेसिक आपने सैलरी स्लिप उठाई, उसमें देखिए बेसिक कितना पार्ट है। जो पार्ट बेसिक है उसी का 10% लिए आपकी कंपनी एनपीएस में अगर डालती है, दैट अमाउंट इज टैक्स फ्री। यस, ये बहुत बड़ा चंक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो और बढ़िया बेनिफिट है। 14% ऑफ बेसिक प्लस डीए मिलता है उनको टैक्स फ्री। सो वो पार्ट भी अगर एनपीएस में जा रहा है देन दैट अमाउंट इज टैक्स फ्री। इसके ऊपर आप 50,000 रुपये खुद से भी एनपीएस का अकाउंट ओपन करके डाल सकते हो एंड आपको उस 50,000 पे भी टैक्स का बेनिफिट मिलता है। बाय द वे, इसको डिटेल में भी पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे आप इसको पढ़ भी सकते हो। इसका जो बेनिफिट है वो 80 CCD के अंदर आता है, ठीक है।
और 10% ऑफ बेसिक, दिस इज़ फॉर टैक्स बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑन सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन, टैक्स बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयर्स, यहाँ पे 10% ऑफ बेसिक प्लस DA, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स इसमें सीलिंग है 1.5 लाख रुपीज़ की, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डाल सकते हैं, 1.5 लाख की सीलिंग है, ठीक है। टैक्स बेनिफिट टू सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है तो वो क्या कर सकता है, टैक्स डिडक्शन अप टू 20% ऑफ ग्रॉस इनकम अंडर 80 CCD, ओवरऑल सीलिंग 1.5 लाख रुपीज़, ओवरऑल सीलिंग, ठीक है। एंड उसके ऊपर ऑफकोर्स 50,000 का अलग से बेनिफिट तो मिल ही रहा है 80 CCD 1B में। सो अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है तो यहाँ पे भी वो एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट ले सकता है। नेक्स्ट, विड्रॉल पे ऑलरेडी हम लास्ट मॉड्यूल में डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस वाज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन इसमें बहुत सिंपल है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है, कोई ओवर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सो अगर आपकी कंपनी लेट्स से NPS में कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है, आपको लगता है कि 10% ऑफ बेसिक आप करवा सकते हो तो वो भी करवा करके आप कुछ पार्ट ऑफ टैक्स बचा सकते हो, बट यही है कि पैसा लॉक इन हो जाएगा 60 साल के लिए, दैट इज़ द रियलिटी, ठीक है। सो आइदर ये वो आप एसेस कर सकते हो, वे कर सकते हो, उसके बेस पे आप डिसीजन ले सकते हो। और हाँ, अगर आप अपना 50,000 नहीं डाल रहे हो और आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हो तो फॉर श्योर अपना 50,000 तो डालो ही डालो। सो आई होप आपको टैक्स तक पूरा क्लियर हो गया है, ठीक है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर मुझे सब कुछ समझ में आ गया, यानी कि पेंशन क्यों ज़रूरी है, कितना पेंशन चाहिए वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया, कि ये जो पूरा आर्किटेक्चर है वो कैसा है, कब से चालू हुआ है, एंड देन अकाउंट ओपन करते टाइम जब जाएंगे तो उसमें क्या क्या वहाँ पे Tier 1, Tier 2 एसेट क्लासेस, ये सब भी समझ में आ गया। ASP समझ में आ गया, विच इज़ एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर। ये जो AMCs हैं वो समझ में आ गया। CRA यानी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज, वो भी समझ में आ गया कि अच्छा KFIN के थ्रू अकाउंट ओपन करना है। टैक्सेशन समझ में आ गया, विड्रॉल समझ में आ गया, बट द फाइनल स्टेप अकाउंट। सर अकाउंट फटाफट ओपन कर लें? यस, तो वो हम नेक्स्ट सेगमेंट में देखने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरा देखेंगे। वैसे आप अभी तक तो आपको पूरा क्लैरिटी आ गई होगी, बट फिर भी नेक्स्ट सेगमेंट में हम पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप अकाउंट ओपनिंग देखने वाले हैं। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेगमेंट। हेलो, सो वेलकम बैक टू दिस मॉड्यूल, जहाँ पे हम सीखने वाले हैं कि अकाउंट कैसे ओपन करना है। सब कुछ तो सीख लिया सर, बट अभी तक ये नहीं समझ में आया कि अकाउंट कैसे ओपन करना है। तो हम अकाउंट ओपन के बारे में यहाँ पे सीखने वाले हैं। सबसे पहले 3 CRA अवेलेबल है, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज। कौन कौन? अब तक आपको याद हो गया होगा, KFIN, CAMS एंड Protean eGov, ठीक है। इनके थ्रू हम अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो हम जो अकाउंट ओपन करने वाले हैं वो हम अकाउंट ओपन करने वाले हैं KFIN के थ्रू। और क्यों? क्योंकि हमने चार्जेस वाले सेगमेंट में बताया था मैंने आपको, इसका लोएस्ट चार्ज है एंड सबसे बढ़िया है। सो वी आर रजिस्टर्ड विद द KFIN, तो उनका हमने पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया है, वो हम यहाँ पे आपको पूरा डिस्प्ले करके प्रॉपरली बताएंगे। तो सबसे पहले आपको एक वीडियो के नीचे एक लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। KFIN से हम बाय द वे ओपन करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैं इसको 2-3 बार रिपीट करूंगा, नेम एज पर द पैन कार्ड होना चाहिए। जो पैन कार्ड पे लिखा है एग्जैक्टली वैसा नेम होना चाहिए। लेट मी रिपीट, जैसा पैन कार्ड पे लिखा है एग्जैक्टली वैसा नेम होना चाहिए, वरना रिजेक्ट हो जाता है ये, ठीक। तो आपको नेम एज पर द पैन रखना है, मोबाइल नंबर, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी एंड देन क्रिएट अकाउंट। एंड आप क्रिएट अकाउंट जैसे करेंगे अंदर आप जाएंगे एंड देन यू हैव टू फॉलो। एक और इम्पॉर्टेंट बात, NPS अकाउंट ओपन करने के कुछ पहले रिक्वायरमेंट्स भी हैं, जैसे आपका पैन एंड आधार लिंक होना चाहिए। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे जाकर के चेक कर सकते हैं। इन केस किसी भी रीज़न की वजह से अगर आपका पैन एंड आधार लिंक नहीं है तो आप इस लिंक पे जाकर के इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं। एंड इसका हमने अलग से वीडियो बना रखा है, उसको आप एक बार देख सकते हैं। ज़्यादातर लोगों का पैन एंड आधार लिंक है, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन थी, हमने ये बता दिया। इसके साथ साथ KYC भी होना चाहिए। इनकेस अगर आपका KYC नहीं होगा तो इस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में KYC वाला भी स्टेप आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मली NPS का अकाउंट 3 जगह से ओपन किया जाता है, KFIN Tech, दूसरा है CAMS NPS एंड तीसरा है Protean, विच इज़ NSC का प्लेटफॉर्म है। इन तीनों में से वी आर गोइंग टू ओपन वाया KFIN Tech। तीनों एग्जैक्टली सेम है, जैसे ओला, उबर या फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, एग्जैक्टली सेम है। आप कहीं से भी ओपन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डिटेल्स है, ये सारे डिटेल्स आपको एक एक करके पूरा फिल करना है। आप अगर अपने लिए अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपको सेलेक्ट करना है इंडिविजुअल सब्सक्राइबर। अगर आप अपने बच्चे के लिए जो माइनर है उसके लिए अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आप NPS वात्सल है, जो कि नई स्कीम है गवर्नमेंट की, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादातर तो इंडिविजुअल सब्सक्राइबर ही हैं, आप उस पर सिलेक्ट करिए। उसके बाद आता है नाम। नाम एज पर द पैन ही डालना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नाम एज पर द पैन, यानी कि आप अपना पैन कार्ड सामने रखिए एंड जो उस पर नाम लिखा हो एग्जैक्टली वैसा डालिए। यहाँ पे जल्दीबाजी में नाम गलत हुआ तो आपका ये अकाउंट रिजेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ़ोन नंबर डालना है, उसके बाद
आपको अपना पैन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ईमेल आईडी डालनी है एंड फाइनली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फ़ोन नंबर एंड ईमेल वही आप डालिए जिस पे आप ये सारा रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। इसके बाद आपको आएगा OTP। अब ये आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेज दिया गया है। अब आपको यहाँ पे अपना OTP डालना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये प्रोसीड करते करते कहीं पे भी आप बीच में रुक जाते हैं या फिर किसी भी वजह से रुकना पड़ता है आपको, तो आपको एक ईमेल पे लिंक गया होगा आपकी ईमेल पे, उसी पे क्लिक करके आपको फिर से कंटिन्यू करना है, यानी कि जहां से आपने छोड़ा है वहां से वो कंटिन्यू हो जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपको ईमेल पे जाना है एंड देन फिर कंटिन्यू, और या फिर जो आपको हमने लिंक भेजा हुआ है उस लिंक पे भी क्लिक करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं पेंडिंग रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, यहाँ पे ये यूज़र दोबारा रजिस्टर कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे ये डिटेल्स आ रही है। आपके केस में शायद ये ना आए। देन फिर आपका आएगा KYC डिटेल, यानी आपको KYC करनी है। अब KYC वाया आधार बहुत आसान ऑप्शन है, तो इसको आप सेलेक्ट करना है। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करिए एंड यहाँ पे आपको आपका डिटेल्स डालना है विच इज़ आधार नंबर एंड उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कैप्चा। ठीक है, उस कैप्चा को आप वहाँ पे डिटेल में डालिए एंड देन आपको क्लिक करना है नेक्स्ट। अब आपको एक आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगी। जो मोबाइल नंबर आपका आधार से लिंक था उस पे OTP जाएगी, वो OTP आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, एंड उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे KYC का वेरिफिकेशन डिजी लॉकर से हो रहा है। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि मुझे तो मेरा 6 डिजिट पिन पता ही नहीं है, मैं ऑलरेडी डिजी लॉकर पे रजिस्टर्ड हूँ या नहीं हूँ। अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, आप फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पे क्लिक कर सकते हैं एंड आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। ठीक है, और आपको नया पिन मिल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम ये कर रहे हैं। इनकेस आपको अपना पिन याद है तो आप डाल सकते हो। लेट्स से आपका अकाउंट ही डिजी लॉकर पे नहीं है, कोई बात नहीं, यहीं पे क्लिक करके आप इसको बना लीजिए। बहुत सिंपल सा स्टेप है, आधार बेस्ड ही ये बनता है। ठीक है, पिन सेटअप करने के बाद ये फिर से आपको वही सेम स्टेप फॉलो करने पड़ेगा। आधार नंबर एंड कैप्चा डाल करके OTP डाल करके आपको फटाफट आके बढ़ना है। अब ये KYC के बाद सेव एंड प्रोसीड करना है। ठीक है, इसके बाद ये पर्सनल डिटेल पे आएगा। आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल अपनी भरनी है, रेसिडेंट इंडियन, उसके बाद पैन, ईमेल आपको ऑलरेडी भरा होगा, जेंडर आपको सिलेक्ट करना है एंड देन सैल्यूटेशन में आप श्री, श्रीमती या कुमारी जो भी आप लिखना चाहें वो आप यहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं। इसके बाद आपको डालना है प्लेस ऑफ बर्थ एंड ऑफ कोर्स नेशनैलिटी तो इंडियन ही रहेगी क्योंकि सिर्फ इंडियन के लिए अलाउड है। एंड देन उसके बाद आता है कि आप इस पैन कार्ड पे क्या नाम प्रिंटेड चाहते हैं, पिताजी का नाम, मदर का नाम, है ना, तो आप वहाँ पे उसको मार्क करके यहाँ पे आप अपना डिटेल डाल सकते हैं। उसके बाद आपका आता है मैरिड स्टेटस, जो भी आपका स्टेटस है वो आप डाल सकते हैं। ऑक्यूपेशन जो भी आपका है वो आप डाल सकते हैं एंड देन इनकम रेंज जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं एंड देन CKYC नंबर जो कि एक ऑप्शनल फील्ड है, तो इसको छोड़ देना है, इसमें कुछ भी नहीं भरना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसमें कुछ भी नहीं भरना है, इसको छोड़ दो। एंड देन आता है पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, ऑफ कोर्स आएगा नो, इन केस यू आर पॉलिटिकली एक्सपोज तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। एंड देन रिलेटेड टू पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, यहाँ पे भी आप नो डाल सकते हैं। इन केस अगर आप रिलेटेड हैं किसी CM PM से तो आप बिल्कुल फिर आपको यस मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, एंड देन फिर आपको अब में प्रोसीड करना है। नेक्स्ट इज फटका इसको कहा जाता है, यानी कि फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट है ये। यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसा आप इंडियन टैक्स रेजिडेंट हो, यूएस पर्सन नहीं हो, कोई फॉरेन टैक्स से रिलेटेड आपके ऊपर कुछ अप्लीकेबल नहीं होता। एंड देन सेव एंड प्रोसीड। एंड देन आता है अकाउंट टाइप। अकाउंट टाइप में आप जो भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। पहला है Tier 1 एंड दूसरा है Tier 1 एंड Tier 2 का कॉम्बिनेशन, यानी Tier 1 ओपन करना कंपलसरी है। यहाँ पे आप Tier 1 Tier 2 सिलेक्ट कर लीजिए। टैक्स बेनिफिट के हिसाब से जितना पैसा बनेगा वो आप Tier 1 में डालना है। अगर आप कुछ फ्लेक्सी टाइप चाहते हो तो Tier 2 में डालना है, या फिर इसमें बहुत मिनिमम डालना 500 रुपया, बट ये दोनों अकाउंट आपका रहेगा। सो Tier 1 मत सिलेक्ट करिए, Tier 1 Tier 2 सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं Tier 1 सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये जो यूजर हैं इनको सिर्फ Tier 1 में बेनिफिट चाहिए था, इसलिए यहाँ पे Tier 1 सिलेक्टेड है। अब ये प्रोसीड करने के बाद बैंक डिटेल्स आते हैं। आपको यहाँ पे अपने बैंक डिटेल डालना है, जिस बैंक से आप यहाँ पे पूरा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। सबसे पहले डालना है IFSC कोड, देन बैंक नेम एंड आपका जो भी अकाउंट टाइप है, सेविंग अकाउंट आप वहाँ पे ये डाल सकते हैं एंड देन आपको डालना है अकाउंट नंबर। ये बैंक की डिटेल डालने के बाद आपको करना है प्रोसीड। उसके बाद आएगा नॉमिनी वाला सेगमेंट, जहां पे आपको नॉमिनी पूरा डिटेल में भरना है। इस अकाउंट के लिए जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं वो उसका आप यहाँ पे डिटेल डालिए, चाहे आप वो फादर, मदर या किसी और को नॉमिनी बनाना चाहते हैं। आपको उनका यहाँ पे डालना है नाम, एज एंड वो कितना % शेयर होल्ड करते हैं। यानी कि लेट्स से आप दोनों को नॉमिनी बनाना चाहते हैं, मदर एंड फादर दोनों को, तो 50% मदर को मिलेगा, 50% फादर को मिलेगा, ऐसा आप डाल सकते हैं। या आप कुछ और भी डिस्ट्रीब्यूशन रख सकते हैं, या फिर कोई 1% आप रखना चाहते हैं, ईजी के लिए कोई 1% को भी रखेंगे तो भी ये चलेगा।
अगर आपका नॉमिनी माइनर है तो आपको वहाँ पे गार्जियन का नाम भी डालना पड़ेगा। अब देखो डेट ऑफ बर्थ डालते ही एज अपने आप वो फिलअप हो गया, ठीक है। यहाँ पे शेयर्स में हम 100% डाल दे रहे हैं, ठीक है। तब आपको ऐड नॉमिनी पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो कॉर्नर में बटन है तो ये नॉमिनी जिसका आपने यहाँ पे डिटेल भरा हुआ है ये नॉमिनी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ऐड नॉमिनी पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है सेव एंड प्रोसीड पे। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आ जाएगा आपका डिटेल, स्कीम डिटेल आपको अब यहाँ पे भरना है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। जैसे कंट्रीब्यूशन अमाउंट, लेट्स से आपने बोला कि 500 रुपये मुझे कंट्रीब्यूट करना है, एंड इसके बाद ऑप्शन आएगा कि कौन आपका फंड मैनेज करे। तो सामने जैसे HDFC यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, हम HDFC ही सिलेक्ट करेंगे, बहुत ही बढ़िया फंड है ये। इसके अलावा आप अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन फिर आता है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो कि है एक्टिव, ऑटो एंड बैलेंस लाइफ साइकिल। तो इसको ऑटो को अभी हम सिलेक्ट करेंगे। एंड अगर आपकी एज जो बहुत यंग है तो आप एग्रेसिव जा सकते हैं। अगर आप मॉडरेट 40 to 50 की रेंज में है तो आप मॉडरेट में जा सकते हैं। अगर आप 50 के ऊपर हैं तो आप कंजर्वेटिव जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एग्रेसिव सिलेक्ट करने वाले हैं। यहाँ पे हम बस अकाउंट बनाना सीख रहे हैं। नाउ ये सिलेक्ट करने के बाद आपको क्लिक करना है सेव एंड प्रोसीड पे। इसके बाद आपको ऑप्शन आएगा साइन अपलोड करने का, ठीक है। तो वाइट प्लेन पेपर लेकर के आप उस पर साइन करके उसका फोटो लेकर के उसको यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। एंड देन आपको सेव एंड प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपको ये पेज आएगा जहाँ पे ये पूछेंगे जो आपका रिटायरमेंट अकाउंट नंबर है वो कहाँ भेजा जाए। तो आप अपने ईमेल पे उसको ले सकते हैं। प्रिफर्ड लैंग्वेज आप इंग्लिश, हिंदी जो भी चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्शन करने फिजिकल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, डिजिटल इज मोर देन एनफ। देन आपको क्लिक करना है सेव एंड प्रोसीड पे। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड पे करेंगे ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। नाउ ये सारा डिटेल आपको एक बार एक जगह पे देखने मिलेगा। यहाँ पे जैसे आपको ये पूरा डिटेल देखने मिल रहा है, एक बार आप ये सारा डिटेल देख लीजिए एंड देन यू हैव टू कंफर्म। और हाँ, यहाँ पे आपको परसेंटेज एलोकेशन भी दिखेगा कि इक्विटी में कितना है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कितना है, कॉर्पोरेट्स में कितना है। ये सब करने के बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। देन आएगा आपको एक OTP और आपको यहाँ पे डालना है वो OTP। OTP डालने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है सबमिट पे और फिर ये हो गया पूरा फाइनल डिटेल। कई बार यहाँ पे ज़्यादा टाइम भी ले लेता है लोडिंग करके, कई बार यहाँ पे टाइम आउट भी हो जाता है, पर टेंशन नहीं लेना है। इनकेस अगर टाइम आउट हो गया तो रीट्राई करना है, ठीक है। सो ये जो भी टाइम ले रहा है दैट्स ओके, दे आर प्रोसेसिंग द डेटा एंड उसके बाद दे विल कन्फर्म कि यस हमारे साइड से जो भी हमने डिटेल डाला है वो सब सही है, नहीं सही है, या फिर क्या उसमें स्टेटस है, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके यहाँ पे पूरी डिटेल कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पे पेमेंट लिंक के लिए जो एक चेकबॉक्स यहाँ पे आपको दिख रहा है इस पर क्लिक नहीं करना है, डायरेक्ट सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करिए, तब आपको ये लेकर के जाएगा पेमेंट पेज पे, विच इज गोइंग टू बी आवर लास्ट स्टेप, ठीक है। तो ये जैसे ही आपने क्लिक किया यहाँ पे आ गया पेमेंट का पेज। अब यहाँ पे है डिफरेंट चार्जेस, जैसे है पॉप पॉइंट ऑफ प्रेजेंस चार्ज 30 रुपया, रजिस्ट्रेशन चार्जेस 400 रुपया, GST 77 एंड टोटल जो है कंट्रीब्यूशन अमाउंट हो गया 1007, यानी 500 रुपये आपका कंट्रीब्यूशन है एंड बचा हुआ 507 रुपया ये है चार्जेस। टोटल यहाँ पे 1000 है। इस अकाउंट में हमने 500 रुपया इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखा था। अब हमें क्लिक करना है सेव एंड प्रोसीड पे। पेमेंट गेटवे ईजी पे का है, ये आई थिंक एक्सिस का पेमेंट गेटवे है, तो ऐसा नहीं कि एक्सिस बैंक अकाउंट होना चाहिए, ये एक्सिस का पेमेंट गेटवे है। अब आप इस पे नीचे आइए, आप जिस भी मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, UPI जो भी आप है, नीचे स्क्रॉल करके आप उसको सेलेक्ट करिए एंड यू हैव टू देन प्रोसीड। अगर आप नेट बैंकिंग सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप एक्सिस या फिर अदर बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं, बट सबसे ईजीएस्ट ऑप्शन UPI है, तो हम यहाँ पे UPI सिलेक्ट करने वाले। अगर आपका डेबिट एंड क्रेडिट है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे UPI सिलेक्ट करेंगे। UPI सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे UPI ID डालने का ऑप्शन आएगा। UPI ID किस बैंक का डालना है, जिस बैंक अकाउंट को आपने यहाँ पे रजिस्टर किया उस बैंक अकाउंट का UPI ID आपको डालना है, उसी बैंक से पेमेंट होगा। यहाँ पे हमने UPI ID डाल दिया हुआ है, उसका वेरीफाई कोड एक कैप्चा टाइप डालना है और उसके बाद कंप्लीट द पेमेंट। अब जैसे आप ये कंप्लीट पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ये रिक्वेस्ट आपके उस ऐप पे जाएगा जिस ऐप का आपने UPI ID डाला होगा। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, अब ये देखिए ये वेट कर रहा है पेमेंट कंप्लीट करने के लिए। जैसे ही मैं यहाँ पे पीछे से पेमेंट कंप्लीट करूँगा एंड बूम, यहाँ पे ये पूरा का पूरा अकाउंट क्रिएट हो गया एंड यहाँ पे ये कंफर्मेशन का पेज भी डिस्प्ले हो गया। सारे चार्जेस आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मेंशन्ड है। और इसके बाद आपको आएगा एक कंफर्मेशन ईमेल और उस ईमेल पे आपको सारी डिटेल, आपका पैन नंबर, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर उसमें होगा एंड आपको कभी भी एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट भी करना है उस अकाउंट में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक 2-3 दिन में ये अप्रूव हो जाएगा एंड देन आप केफिन की वेबसाइट पे लॉगिन करके भी प्रॉपरली इसको देख पाएंगे आपका अकाउंट नंबर।
ठीक है। अगर आपको कोई और भी सपोर्ट चाहिए, आप हमारा ये बिजनेस नंबर है, आप यहाँ पे व्हाट्सएप डालिए, कहीं भी आप अटक रहे हो स्क्रीनशॉट लेकर के डालिए, वी विल हेल्प यू टू कंप्लीट दिस प्रोसेस, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वन मोर टाइम फॉर ओपनिंग योर एनपीएस अकाउंट फॉर योर एंड थिंकिंग अबाउट योर रिटायरमेंट। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अकाउंट। अब आप अकाउंट क्रिएट केफिन से करो, किसी और से करो, इट्स अप टू यू। अगर आप नीचे जो वीडियो के नीचे लिंक है उससे आप ओपन करते हो, देन आप मैसेज भी कर सकते हो इस पर्टिकुलर नंबर पे एंड वी विल हेल्प यू टू ओपन अकाउंट, ठीक है। वाई वी विल हेल्प? सो वी आर रजिस्टर्ड विथ KFinTech एंड उसके बिहाफ पे इफ़ यू आर गेटिंग स्टक एट एनीवेयर, कहीं पे भी आप फंसते हो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पे भेज सकते हो। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। हियर इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ़ यू आर ओपनिंग अकाउंट सो विद इन 12-15 डेज आपको पूरा अकाउंट प्रोसेस कंप्लीट करना है। वैसे है तो आधे घंटे का ही प्रोसेस, ठीक है, तो आप एक ही बार में इसको फिनिश कर दो, वरना 15 दिन बाद आप फिर से उसको स्टार्ट करने जाओगे तो वहाँ से नहीं चालू होगा, देन यू हैव टू रीस्टार्ट द फुल प्रोसेस, ठीक है। और आपको जो सिलेक्ट करना है टियर 1 आप सिलेक्ट करके एक बेसिक अमाउंट से चालू करो, 1000-2000 रुपये से आप आराम से चालू कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट। आई होप आपको पूरा अकाउंट क्रिएशन भी अब एकदम समझ में आ गया है एंड आज ही आप अपना एनपीएस का अकाउंट ओपन करके एक चाहे स्मॉल अमाउंट से ही बट अपनी पेंशन की जर्नी चालू कर दोगे। Now you are ready with each and everything, but one last module is pending और उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक कंपाउंडिंग, एनपीएस कैलकुलेटर एंड वैसे तो कैलकुलेटर हमने ऑलरेडी बता रखा है बट थोड़ा बहुत उसको मैं फिर से अब हम एनपीएस कैलकुलेटर वाला एनपीएस की वेबसाइट पे देखेंगे, अब आपको पूरा का पूरा प्रॉपरली समझ में भी आ जाएगा। अब वैसे तो आपने पूरा एनपीएस के बारे में सीख लिया है, सब कुछ पूरे स्ट्रक्चर से लेकर के क्यों चालू हुआ से लेकर के टैक्स से लेकर के विड्रॉल से लेकर के सब कुछ, अकाउंट क्रिएशन से लेकर के सब कुछ, एंड आई होप आज ही आप अपना अकाउंट भी क्रिएट कर लोगे। लिंक इज बिलो इन द वीडियो। बट कुछ अभी भी पॉइंट्स पेंडिंग है दैट वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट मॉड्यूल। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट मॉड्यूल विद अ सरप्राइज। थैंक यू सो मच। सो हियर इज अ क्विक रीकैप इस पूरे एनपीएस के बारे में। सो एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम चालू हुई 2004 में एंड 2009 में ये प्राइवेट और सबके लिए अलाउ कर दी गई। आज कोई भी इंडियन सिटीजन फ्रॉम 18 एज टू 75 एज आसानी से इसमें अकाउंट ओपन कर सकता है एंड अपने पेंशन की सिक्योरिटी ले सकता है। बट इसमें इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स तीनों इन्वॉल्व हैं एंड ऑफ कोर्स अल्टरनेट फंड्स, बट वो बहुत छोटा पार्ट है इसमें इन्वॉल्व हैं एंड इन एसेट क्लासेस के सिलेक्शन के बेस पे आपका रिटर्न डिसाइड होता है। और आप जब अकाउंट क्रिएट करते हो टियर 1 टियर 2 में से आप चाहे जो सिलेक्ट करो, टियर 1 में आप 60 में रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा निकालते हो, टियर 2 में आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो, टियर 2 में कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है, टियर 1 में टैक्स बेनिफिट है। एंड इसके साथ साथ आपको सेलेक्ट करना होता है अपनी एएमसीज की, कोई किसी एएमसी के थ्रू आप कर सकते हो। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख भी सकते हो, LIC, UTI, HDFC, ICICI, कोटक, ये सारे पेंशन को मैनेज करने वाली एएमसीज यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। जब आप अकाउंट बनाते हो तो 3 CRA हैं, केफिन, प्रोटीन और कैम्स। केफिन के थ्रू हमने पूरा आपको डिटेल भी बता दिया कि कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा यू विल गेट 50,000 का टैक्स बेनिफिट वेदर यू आर इन न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम। अगर आप टैक्स ब्रैकेट में हो तो 50,000 का आप ये टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। अच्छा, एनपीएस में आप पूरा सीखने के बाद 2 और चीज़ें मैं कवर करता हूँ। APY, अटल पेंशन योजना, वो भी एग्जैक्टली एनपीएस जैसी ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एनपीएस में आपका पैसा कितना ग्रो कर रहा है उसके हिसाब से पेंशन डिफाइन होगा, लेकिन जो अटल पेंशन योजना उसमें प्री डिफाइंड होता है कि 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 कितनी पेंशन आप चाहते हो एंड उसके हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है और जो आपने पेंशन चूज किया वो पक्का आपको मिल जाएगा। बट अटल पेंशन योजना किसके लिए बनी है? जो 2022 तक टैक्स नहीं कभी आए ही नहीं, उनका टैक्स ब्रैकेट में है ही नहीं, स्पेसिफिकली उनके लिए है ये। यहां पे हम समझने वाले हैं कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट, कि कैसे कंपाउंडिंग लॉन्गर होराइजन में एक बड़ा वेल्थ बनाने में हेल्प करती है। सो जरा कंपाउंडिंग को डिटेल में देखते हैं कि अगर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को जस्ट डिले करता जाऊं तो क्या होगा, क्योंकि कई बार माइंड में आता है कि अच्छा अगले साल से चालू करूंगा, बट ये जो हम ईयर बाय ईयर डिले कर रहे हैं इसका क्या कॉस्ट है और कितना हम लूज कर रहे हैं, ये हमें कंपाउंडिंग से समझ में आएगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सो इस कंपाउंडिंग को समझाने के लिए हमने जो है एक शीट क्रिएट की है, ठीक है। लेट्स से आपको जितना टैक्स में बेनिफिट मिलने वाला है, ओल्ड टैक्स रिजीम हो या न्यू, उतना ही आपने इन्वेस्ट करना चालू किया, ठीक है, यानी 50,000 एनुअली ईयरली।
एंड आपके पास ग्रो करने के लिए जो टाइम था, मान लो वो था 25 ईयर्स, ठीक है। नाउ जो हम यहाँ पे ग्रोथ मान के चलेंगे कि चलो एनपीएस में जो ग्रोथ मिल रही है वो मिल रही है मुझे 10%, ठीक है। ऑलरेडी आपने देखा कॉर्पोरेट बॉन्ड कितना देता है, गवर्नमेंट बॉन्ड कितना देता है, इक्विटी कितना देता है। अगर आपने एग्रेसिव मोड चूज़ किया तो लगभग 10% के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मान के चलते हैं अभी के लिए यहाँ पे 10। लेट्स से आप 2025 में चालू कर रहे हो, तो ज़रा देखते हैं ईयर बाय ईयर क्या होगा, ठीक है। सो हर मंथली 4167 विच इज़ इक्विवेलेंट टू ईयरली 50,000। अगर ये आप इन्वेस्ट करते रहे 25 ईयर्स तक तो ये पैसा पहुंच जाएगा 54 लाख। दिख रहा है स्क्रीन पे 54 लाख। लेट्स से ये सब सीखने के बाद आपने सोचा अच्छा 25 साल है लेकिन मैं तो थोड़ा डीले करूंगा, आराम से मैं चालू करूंगा, मेरे पास तो बहुत टाइम है तो मैं अभी थोड़ा रुक के चालू करूंगा। जब आप रुक के चालू करोगे तो जाहिर सी बात है आपका जो ईयर ऑफ कंपाउंडिंग है वो घट जाएगा, ठीक है। लेट्स से आपने डीले करते करते 5 साल ऐसे ही निकाल दिए तो आपके पास बचा कितना, 20 साल। अब यहाँ पे सारे नंबर वैसे के वैसे रखते हैं, सिर्फ इसको 20 साल कर देते हैं, 25 से 20 साल। अब ज़रा देखो कंपाउंडिंग में क्या फ़र्क आया। नीचे चलते हैं, जो अंतिम अमाउंट है वो है 31 लाख, यानी ऑलमोस्ट आधे के आसपास आप पहुंच गए। ज़रा और डीले करते हैं कि चलो अरे चल रहा है, ऑलरेडी डीले है, देख लेंगे, और ऐसे देखते देखते आपने 5 साल और निकाल दिए और 5 साल बाद आपने ये चालू किया और आपके पास ऑफ कोर्स नंबर ऑफ ईयर्स टू ग्रो रिड्यूस हो जाएंगे, तो हो गए बस अब 15। तो यही पैसा ज़रा देखते हैं कितना पहुंचा, सिर्फ 17 लाख, सिर्फ 17 लाख। और यही 50,000 रुपया सालाना लेट्स से आपने और डिले कर दिया और आपने सोचा सिर्फ 10 साल है मेरे पास, है ना, क्योंकि आप डिले करते जा रहे हो कि अरे बाद में करेंगे, ऐसे करते 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 आप 50 में पहुंच गए और तब आपको आप जागे कि अरे ये तो कुछ करना है मुझे। अब ज़रा देखो सब कुछ सेम इन्वेस्टमेंट एंड सिर्फ कॉर्पस बनेगा 8 लाख रुपया। अब अगर आप ये चाहते हो कि अरे लेकिन मुझे तो 17 लाख ही बनाना है, जो पिछला 15 साल वाला था वैसा मुझे बनाना है, तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को क्या करूं, डबल कर दूं क्या? ज़रा वो भी देखते हैं। अगर डबल ही कर दूं मैं, यानी 50,000 इंटू 2 कर दूं कि भाई मेरी इन्वेस्टमेंट डबल कर दो, तो जा करके आप 17 के आसपास पहुंचोगे। 5 साल का डीले, यानी आपको डबल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये है कॉस्ट ऑफ डीले। एंड इसी में आपको समझ में आई पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लेट्स से कोई ऐसा पर्सन है जिसने 25 की एज में ही चालू कर दिया, तो 60 आने में उसको 35 ईयर है। अब अगर 35 ईयर में यहाँ पे ग्रो करने के लिए डाल दूँ, एंड ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट हम 50,000 ही रखेंगे, जो टैक्स बेनिफिट मिल रहा है उतना ही अगर रखें, तो कंपाउंडिंग ज़रा देखो, ये पहुँचेगा 1.5 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ रुपीस। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसलिए आप जहाँ पे भी हो, जिस सिचुएशन में हो, स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। कॉस्ट ऑफ डीले बढ़ानी नहीं है, उसको घटाना है। जितना फास्ट, जितना जल्दी चालू करो उतनी अच्छी बात है। इसी कंपाउंडिंग को थोड़ा और डिटेल में, थोड़ा और क्लोजली देखते हैं कि क्या हो सकता है। लेट्स से आपका फ्रेंड है, उसने अपनी इन्वेस्टमेंट 10,000 पर मंथ से एनपीएस में चालू कर दी कि चलो मुझे 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट करना है, मैं इन्वेस्ट करूंगा और मेरे पास 25 ईयर्स हैं, तो मैं इसको इन्वेस्ट करते हुए आगे बढ़ूंगा, ठीक है। एंड मान के चलते हैं जो रिटर्न रहा वो रहा 10 साल। और आपके फ्रेंड ने आपको भी बताया कि भाई तुम्हें भी चालू करना चाहिए, और आपने बोला अरे अगले साल चालू कर लूँगा यार, क्या फ़र्क पड़ता है, 1 ही साल की तो बात है। अब ज़रा 1 साल का डीले करके देखते हैं एक बार। पहली बात तो आपको ये फोकस करना चाहिए कि सिर्फ एक छोटा छोटा अमाउंट ऐड करते करते कैसे ये एक लंबे टाइम में इतना बड़ा कॉर्पस बन के तैयार हो जाता है। दिस इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बट एक डेंजरस चीज़ है कॉस्ट ऑफ डिले। वो क्या है ज़रा वो देखते हैं। लेट्स से आपने बोला कि 1 साल का डिले कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। सब कुछ नंबर को मैं सेम रखता हूँ, सिर्फ 1 साल डिले करता हूँ। ज़रा आप देखिए, सारे नंबर सेम। 10,000 रुपया इन्वेस्ट आपने चालू किया, 10%, 24 साल। जहाँ 1.34 करोड़ बनना था, अब ये बन रहा है 1.2 करोड़, यानी 14 लाख कम। 1 साल का और डिले करके देखते हैं। लेट्स से आपने 1 साल और डिले किया, कह रही नेक्स्ट ईयर करेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। सब कुछ सेम है,
लेकिन जैसे ही 24 का 23 किया, आप देखो जहाँ 1.34 करोड़ आपका बनना था, ये हो गया 1.07 करोड़, यानी कि 27 लाख रुपया कम। 1.34 से 1.07 के बीच में 27 लाख का गैप है, यानी 2 साल सिर्फ डीले करने की वजह से आपने 27 लाख लॉस कर दिए। और आप इसी तरीके से जितना आप इसको डिले करते जाओगे, आप अपनी उतनी कंपाउंडिंग के पावर को घटाते जाओगे, एंड ये हमें अवॉइड करना है। आपने इन सारे मॉड्यूल में बहुत क्लियरली सीख ली कि किस तरीके से आपको ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना है। नाउ इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू स्टार्ट और यू वांट टू फील लाइक बाद में करेंगे। एंड ये तो सिर्फ रिटायरमेंट के बारे में बात हुई। ऐसे ही आपके लाइफ के जितने गोल हैं, अगर आप उनको प्रॉपरली प्लान करके नहीं एग्जीक्यूट करोगे, उस समय आपको सिर्फ लोन लेना पड़ेगा। चाहे आपके बच्चे का 10th, 12th, ग्रेजुएशन, मैरिज, आपके रिटायरमेंट, कार लेना है, घर लेना है, कुछ भी लेना है, आप सिर्फ लोन 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 एंड लोन में ही फंसते चले जाओगे, और वो हमें नहीं करना है। सो सिर्फ रिटायरमेंट तक भी सीमित नहीं रहना, पूरा अपना गोल प्लानिंग करना है, पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्लानिंग करना है। सो अगर आप उसको भी अंडरस्टैंड करना चाहते हो, सो वी हैव अ प्लेलिस्ट ऑन दैट ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्लानिंग, यू कैन वॉच दैट प्लेलिस्ट ऑल्सो। ठीक है, सो लर्निंग सिर्फ अभी यहाँ पे एंड नहीं हो रही कि अब मैंने एनपीएस सीख लिया तो सब कुछ सीख लिया, ऐसे नहीं है। अब लर्निंग चालू हुई है। पेंशन के लिए भी प्लान करना है, रिटायरमेंट के लिए भी प्लान करना है, एंड फ्यूचर के जितने भी गोल हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए भी प्लान करना है, उनके मैरिज के लिए भी प्लान करना है। सब कुछ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीके से इसको तैयार करना है, सो दैट यू शुड स्टार्ट योर फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी एंड हिट योर गोल। ठीक है, सो आई होप इन सारे मॉड्यूल से आपको प्रॉपर क्लैरिटी आई है, एंड यू विल स्टार्ट योर जर्नी। And here is one more point. We have recorded one bonus segment that you can watch. That is the module number 9. But that is bonus. ठीक है? So let's meet in the bonus segment. Thank you so much. सो हेलो फ्रेंड्स, आपने पूरे 8 मॉड्यूल कंप्लीट कर लिए। इस बोनस मॉड्यूल में हम क्या देखने वाले? इस बोनस मॉड्यूल में हम देखने वाले एक क्वेश्चन का आंसर, एंड दैट इज, सर अगर एनपीएस इक्विटी में ही इन्वेस्ट कर रहा है तो क्या म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं है? आंसर है यस, ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड अच्छा है। तो फिर एक माइंड में क्वेश्चन आता, तो फिर हमने एनपीएस क्यों सीखा, हम एनपीएस क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि जो इसका टैक्स बेनिफिट स्ट्रक्चर है वो बहुत पावरफुल है। पॉइंट नंबर 1, जो 50,000 पे आपको बेनिफिट मिलता है वो तो आपको मस्ट है पेंशन स्कीम में डालना। पॉइंट नंबर 2, बट क्या इतना आसान है म्यूचुअल फंड में डाल देना कि बस उठे और कल म्यूचुअल फंड में डाल देंगे? इतना भी आसान नहीं। कई बार लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे डाउट्स आते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन आते हैं कि करूं नहीं करूं। यहाँ पे नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस में नेशनल लिखा हुआ है, पेंशन लिखा हुआ है, ऐसा लगता है गवर्नमेंट रन कर रही है, तो बहुत एक ट्रस्ट होता है, तो लोग यहाँ पे डालते हैं। बट नेवर एवर पुट योर फुल 100% मनी इन दिस एसेट क्लास। 50,000 तो फॉर श्योर करना इफ यू आर इन द हायर टैक्स पैकेट, दैट इज तो फॉर श्योर, वहां तक कोई डिबेट नहीं है। बट ऐसा ना हो कि पूरा आप बहुत हेवी कंट्रीब्यूशन सब एनपीएस में ही डाले जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना, वरना पूरा पैसा लॉक इन हो जाएगा। ठीक है, वरना कभी भी लाइफ में बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप उस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाओगे। बट एक माइंड में क्वेश्चन आता है, सर करना तो है ये, लेकिन कैसे करें, ये भी मुझे सीखना है। देन वी हैव रिकॉर्डेड अ म्यूचुअल फंड मॉड्यूल, पूरा डिटेल में हमने म्यूचुअल फंड सेगमेंट को कवर किया हुआ है। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो देयर एंड वॉच दैट फुल सीरीज। ठीक है, नाउ अब आपको एनपीएस के बारे में पूरा स्ट्रक्चरल आइडिया आ गया। अब आपको अपने पर्सनल फाइनेंस के और भी सेगमेंट प्रॉपर्ली कवर करने हैं। हमने और भी मॉड्यूल शूट किए हैं, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, यानी कि पूरा गार्ड रिकॉर्ड, अपने फाइनेंसिस को रिकॉर्ड कैसे करना है, एनालाइज करना है, दैट वी हैव ऑल्सो शॉट। ठीक है, एंड देन ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्लानिंग किस तरीके से करनी है, म्यूचुअल फंड किस तरीके से करना है, स्टॉक किस तरीके से करना है, एसएसवाई क्या है, सब कुछ हमने प्रॉपरली वीडियो सीरीज क्रिएट कर रखी है। इतनी ही सिंपल, इतनी ही क्लियर। सो आप उन सीरीज को जरूर देखो। सो उन मॉड्यूल्स में हम मिलेंगे। टिल दैट कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड कीप क्रिएटिंग वेल्थ। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी। थैंक यू सो मच।